जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सीएफएस, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, और आप कह सकते हैं एएस3। एक इकलौता ऐसा एएस जो बहुत सालों से आपके सिलेबस में है और आपको हर साल पढ़ना पड़ता है। हमारे टाइम पे अगर बात करें तो 12 नंबर का क्वेश्चन आता था, फिर इसकी वेटेज 10 करी गई और आज के टाइम पे इसकी वेटेज सिर्फ 5 नंबर है। बट रेलेवेंस को लेकर बेटा कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ये रेलेवेंट सेक्शन है, ये रेलेवेंट पोर्शन है, आपका रेलेवेंट एएस है और बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। सीएफएस का मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। मैं आपसे ना कुछ पहले बातें कर लूं। देखो, कुछ बातें तो करनी चाहिए ना बैच स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले हमारी एक सीरीज चल रही है, रिवीजन कम फास्ट ट्रैक सीरीज, जिसमें हम ये एक लास्ट टॉपिक्स की तरफ हैं, सीएफएस की तरफ। बाकी और सारे टॉपिक्स आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये टॉपिक पढ़ने से पहले बेटा आपको सारे फोबिया हटाने पड़ेंगे। भैया, फोबिया का क्या मतलब? देखो, इस टॉपिक को लेकर ना मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बच्चे बहुत घबराए हुए रहते हैं कि यार इसका आंसर मैच नहीं होता, इसका आंसर ये नहीं होता, क्योंकि ये एक इकलौता ऐसा टॉपिक होता है जो बच्चा वहीं पर चेक कर लेता है, बिकॉज इसका लास्ट का जो कंक्लूजन आंसर होता है वो वहीं आ जाता है। तो सिंपल अब है क्या कि पहले आपको फोबिया हटाइए। दूसरा, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, जिस भी पैटर्न को मैं करवा रहा हूं, आप सिर्फ उसको फॉलो करें। मैं बात करूंगा आपसे इस सेशन के एंड पे कि आपको आया या नहीं आया। ठीक है, तो फिर आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू ट्रस्ट योर टीचर। जिसका भी देखते हो ना सीएफएस का चैप्टर, आप कोई भी टॉपिक, सीएफएस नहीं, सीएफएस को स्पेशली मैंने इसलिए मेंशन करा क्योंकि जितने भी मेरे फेस टू फेस या ऑफलाइन बच्चे या ऑनलाइन वाले बच्चे हैं ना, उन सबके अंदर भी एक फोबिया रहता है। मैं भी पढ़ा रहा होता हूँ तब भी फोबिया रह रहा होता है उनके अंदर। तो पहले फोबिया हटा लीजिए और तब इस टॉपिक को देखना शुरू करिए। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक का नाम बेटा आपको पता ही है, बहुत ही अच्छा नाम है। भैया, अच्छा नाम क्या है इसमें? मैंने कहा देखो, नाम ही अच्छा है और क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जी हाँ। और हाँ, इस टॉपिक में ना मैंने कुछ भी ऐसा फास्ट ट्रैक वाली काम नहीं करे हैं। मैंने कोई भी नोट्स वोट्स नहीं लगा रखे, सब हम यही लिखेंगे अपन और सब हम यही बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को शुरू करने से पहले इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है, मैंने अभी अभी आपको बताया, सी एफ एस ऑब्वियसली इसका शॉर्ट का नाम है। जैसे तुम लोगों के घर पे नाम होते हैं ना, बंकू, चंकू, छोटू, निकिता, निक्कू, वटेवर, तो वैसे इसका छोटा नाम है और ऑफिशियल नाम है एएस3। भैया, व्हाट इज एएस? बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आपको पता नहीं है तो नथिंग, रूल्स फॉर अकाउंटिंग या फिर रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी के लिए आपको चिंता नहीं माननी है कि व्हाट इज एएस, हमें तो एएस ही नहीं पता। बेटा, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग या रूल्स फॉर अकाउंटिंग मानकर आप ट्रस्ट करके आगे बढ़ जाइए। आपको कोई नहीं पूछने वाला अभी कि एएस क्या है। बाकी एएस की सेपरेट क्लासेस आपको, चलिए, हो सकता है कि आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की ना मेरी साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम लगी हो, बट कोई बात नहीं, आई विल रिपीट फॉर यू गाइस। ठीक है, फाइनेंसिंग में आ जाओ। इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग मैं दोनों रिपीट कर दूंगा, फाइनेंसिंग में आओ। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में मैं आपको ये बता रहा था कि आप एक शो देखिए, शार्क टैंक इंडिया। आपने देखा होगा, मैं यही बात कर रहा था अभी आपसे। शार्क टैंक इंडिया में बेटा अगर आपने वर्ड सुना हो तो मैं क्या करने आया हूं, मैं फाइनेंस रेस करने आया हूं। वो फंड रेस करने आए ऐसे बोलते हैं ना, या तो मैं फंड रेस करने आया हूं या फाइनेंस रेस करने आया हूं। बेटा, किसके थ्रू कर रहे हैं वो आप बताइए। उसमें एक वर्ड ना बेटा इतनी बार यूज हुआ है, वो वर्ड इतनी बार यूज हुआ है, आ जाइए मैं बताता हूँ। देखिए, शार्क टैंक इंडिया में, ठीक है, ये जो शार्क टैंक इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आपने देखा होगा कि बहुत से लोग अपना अपना अपने अपने बिजनेस के लिए क्या रेस करने आए थे, फंड। बेटा, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग। कि आप कहीं जा रहे हो और अपना फंड अरेंज कर रहे हो, किसके लिए, बिजनेस के लिए। अब यहाँ पर फाइनेंसिंग, इसी क्या कहते हैं, फाइनेंसिंग। अब ये दो तरीके से हो सकती है। भैया, आपने अगर शो देखा अच्छे से, और शो नहीं भी देखा तो मैं समझा रहा हूँ, या तो आप इक्विटी के थ्रू करोगे या फिर आप डेट। ये दो वर्ड वहां पर बहुत अच्छे से यूज हो रहे थे, इक्विटी और डेट। तो इस शो का ना मेरे को बहुत अच्छा रेलेवेंस लगा। बहुत चीजें सीखने को मिली होगी, बच्चों को, एडल्ट्स को, बड़ों को, हर किसी को ये बहुत चीजें सिखा के गया है। अब यहाँ पर फाइनेंसिंग दो तरीके से हो सकती है, या तो इक्विटी या डेट। बेटा, इक्विटी में आप कंपनी के मालिक बनते हैं, ऐसा वहां पर भी बताया जाता है और ये सच है। डेट में आप कंपनी के मालिक नहीं बनते। अब लेट से आपने 50 लाख रुपए इक्विटी लिया एक बंदे से और 50 लाख रुपए डेट लिया। बेटा, इस 50 लाख के बदले वो आपसे क्या मांगेगा, प्रॉफिट में शेयर। किसमें शेयर मांगेगा, प्रॉफिट में शेयर मांगेगा। बट अगर लॉस हो गया तो वो उसमें भी शेयर देना पड़ेगा आपको, उसको वो लॉस बियर करेगा।
पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर आपने उसे डेट दिया है बेटा, वो आपकी एक नहीं सुनेगा, वो आपसे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। तो ये दो तरीके की फाइनेंसिंग होती है, ये मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मेरे टॉपिक से रिलेटेड है। तो फाइनेंसिंग दो तरीके से बताई मैंने, एक इक्विटी और दूसरी क्या बताई मैंने, डेट। डेट कोई भी हो सकता है, डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास। अब यहां पर ना एक तीसरी चीज भी आपको मैं दिखाऊंगा, वो आपको ना वहां पर बताई नहीं गई थी, प्रेफरेंस शेयर्स। कौन से शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर्स। तो सबसे पहले यहां पर पढ़ लेते हैं, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ओनरशिप, ओनरशिप ओनरशिप, बोरोइंग एंड देयर रिलेटेड कॉस्ट। देखो, ओनरशिप बता दी मैंने, बोरोइंग बता दी, वर्ड यूज करा ना, आप मालिक बन जाते हैं बेटा। किसी भी कंपनी की इक्विटी परचेस करके आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, अश्नीर ग्रोवर, पीयूष गोयल, अमन गुप्ता, ये सब क्या बातें कर रहे थे कि मैं 30 लाख रुपए दूंगा आपके बिजनेस में। लेट्स से कोई भी बिजनेस था, मैं आपको 30 लाख रुपए दूंगा और मैं 10% इक्विटी लूंगा। इस 10% इक्विटी का मतलब है कि अब से कंपनी के 10% का मालिक मैं हूं। कंपनी में जितनी भी पोर्शन हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, उसमें 10% मेरे भी राइट्स होंगे। अब लेट से वो कंपनी कहती है कि भाई हमें ना किसी बिजनेस में 10 करोड़ रुपए लगाने हैं। बेटा याद रखिएगा, वो जो 10% उसने इन्वेस्ट कराया ना, ही विल बी ऑल्सो डिसीजन मेकर। तो वो भी डिसीजन मेक करेगा। तो आप क्या हो, उस कंपनी के मालिक हो। जिस चीज का आप अपने डिसीजन मेकिंग थोप सकते हो, रख सकते हो, वहां आप क्या हो, उसके मालिक हो। जैसे हमारे माँ बाप हमारे लिए, बट उस चीज को यहाँ प्रैक्टिकली कनेक्ट मत करना और रोना नहीं उनके डिसीजन को लेकर कि तुम जैसे लोग हुए वहां पर, छोड़ो। तो सिंपल है, अगर जो भी ऐसी बात करता है ना कि हम इक्विटी कर रहे हैं, मींस वो ओनरशिप खरीद रहे हैं कंपनी की। तो यहाँ पर मैंने ओनरशिप ले लिया, बोरोइंग ले लिया एंड देयर रिलेटेड कॉस्ट। भैया व्हाट इज देयर रिलेटेड कॉस्ट? अभी अभी तो बताया, अभी अभी तो बताया मैंने, तुम लोग भूल गए। अभी अभी मैंने बताया इसमें कि इंटरेस्ट, और बेटा एक उसको किसी किसी को दिया जाता है डिविडेंड। अब ये किसी किसी को मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा, अभी रहने दो। मैं अभी बात ही कर रहा हूं ना, तो अभी मैं इसको क्लियर करूंगा। देखो, इंटरेस्ट और डिविडेंड, इन दोनों की मैं बातें बता रहा हूं, आपको ध्यान से सुनो। पहली बात तो मैंने ये बता दिया कि इक्विटी से हम क्या बनते हैं, कंपनी के मालिक बनते हैं। बेटा शेयर्स ना दो तरीके के होते हैं, आपने पढ़ा होगा, एक इक्विटी और दूसरा प्रेफरेंस। ठीक है, मैं मतलब के पीछे नहीं भाग रहा हूं क्योंकि वो आपका फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन था। तो शेयर्स को मैं दो तरीके से बांट रहा हूं, एक इक्विटी, दूसरे प्रेफरेंस। बेटा इन दोनों को प्रॉफिट में तो शेयर दिया ही जाता है, बट कंपनीज क्या करती है, इनको डिविडेंड देती है। इनको इंटरेस्ट नहीं देती, क्या देती है, डिविडेंड। भैया वो प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है। भैया कुछ लोग ना इस चीज को समझ ही नहीं पाते, कुछ बच्चे या फिर कुछ लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाते, व्हाट इज डिविडेंड। बेटा डिविडेंड इज नथिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ योर डिविजिबल प्रॉफिट। आपके प्रॉफिट का जो स्मॉल पोर्शन है वो डिविडेंड बनता है, खत्म कहानी। तो जो आपके प्रॉफिट का डिविजिबल हिस्सा है, डिविडेंड वो बनेगा। उस डिविडेंड को आप किसको देते हो, इक्विटी शेयर होल्डर को भी देते हो और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी देते हो। अब यहाँ पर ना प्रेफरेंस वर्ड को क्लिक कर देता हूं मैं आपको। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मतलब है प्रेफरेंस। तो आपको उसे इक्विटी से पहले प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। अगर कोई कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों पे होल्ड कर रही है, उसके इक्विटी भी है और उसके प्रेफरेंस भी है, बेटा याद रखिएगा, पहले वो डिविडेंड किसको पे करेगी, प्रेफरेंस वालों को, और प्रेफरेंस वालों के बाद ये कहा जाता है इक्विटी वालों को। तो सिंपल है भाई, जो इनसे रिलेटेड कॉस्ट यानी कि डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड है, वो भी कहां का पार्ट बनेगा, फाइनेंसिंग का। साथ ही साथ मैंने लिख के भी दिखा दिया है, इश्यू और रिडम्पशन। यहां पर एक मैंने गलती करी है, यहां पर एक चीज कर लेना, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, क्योंकि इक्विटी शेयर की रिडेम्पशन नहीं होती अनटिल अनलेस कंपनी लिक्विडेट नहीं हो रही। और इश्यू और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैंने आपको क्लियर करा दिया, कहीं कल को आप लड़ने ना लगो कि इक्विटी शेयर्स को हम रिडीम कर रहे हैं। तो इश्यू और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तीसरा मैंने आ गया कि बोरोइंग आप रेस कर रहे हो या फिर पे ऑफ कर रहे हो, यानी कि देखो आप डिबेंचर्स को रेस कर रहे हो, आपने 10 लाख के डिबेंचर्स मंगाए हैं। तो 10 लाख के जब आप डिबेंचर्स मंगाओगे तो आपके पास पैसा आता है ना। क्या एंट्री सिखाई है मैंने आप लोगों को, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट सिखाई है, तो पैसा आया है। शेयर्स में मैंने आप लोगों को क्या एंट्री सिखाई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पैसा आ रहा है ना बच्चों। और रिडम्पशन में क्या सिखाई थी बताओ, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, तो वो पैसा ले जा रहा है। शेयर होल्डर की रिडम्पशन करोगे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, आप पेमेंट करोगे। तो जब भी रिडम्पशन करोगे किसकी, प्रेफरेंस शेयर्स की या फिर डिबेंचर्स की या फिर बोरोइंग्स की, तो आपका क्या होगा, कैश आउटफ्लो होगा। बट जैसे जैसे रेस करोगे तो वो क्या होगा, इनफ्लो होगा, और उसके रिलेटेड कॉस्ट इसमें आती है। ओके, नाउ इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मैं आपको ये तीनों चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, व्हाट इज ऑपरेटिंग, व्हाट इज इन्वेस्टिंग एंड व्हाट इज फाइनेंसिंग। ध्यान से देखिएगा। देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए बच्चों, मैंने आपको ये बताया कि ये वो एक्टिविटीज होती हैं जिनसे हमारा धंधा चल रहा है, हमारे धंधे की जान है ये चीज। जैसे कि मैंने बताया क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग, क्लोथ, टाटा सॉल्ट, उसका मेन काम क्या है, सॉल्ट बनाना, सॉल्ट लाना, प्रोसेस करना, बेचना।
भाई रिलायंस इंडस्ट्रियल कंपनी का क्या काम है, तो रिलायंस इंडस्ट्रियल मान लो किसी किसमें उसमें फ्यूल में है, तो उसका काम क्या है, फ्यूल को निकालना, प्रोसेस करना, उसको उसको मॉडिफाई करना। आपको पता है ना, जो कच्चा तेल आता है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा जाता है, तब जाके वो हमारी गाड़ियों में डलता है। तो भाई रिलायंस इंडस्ट्रियल की जो फ्यूल डिपार्टमेंट है उसका काम क्या है, फ्यूल को निकालना, प्रोसेस करना, फर्दर प्रोसेस करना और उसको सेल आउट करना। तो बेटा किसी भी कंपनी की जो मेन एक्टिविटीज है, जो प्रिंसिपल एक्टिविटीज है, जो उसकी रिवेन्यू जनरेटिंग प्रिंसिपल एक्टिविटीज है, उसको कहां डालते हैं हम, ऑपरेटिंग में। दूसरा मैं आ रहा हूं इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग में सिर्फ आपको ध्यान रखना है, फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट को कहीं सेल और परचेज तो नहीं किया गया। फिक्स असेट और इन्वेस्टमेंट को कैश में सेल और परचेज तो नहीं किया गया, अगर करा गया है तो यहां नोट करोगे। फाइनेंसिंग में क्या बताया मैंने आपको, फाइनेंसिंग में मैंने बताया कि कोई कंपनी अपनी इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रेस तो नहीं कर रही है। रेस करने का मतलब मंगवा तो नहीं रही है, इक्विटी इशू तो नहीं कर रही है, प्रेफरेंस शेयर इशू तो नहीं कर रही है, डिबेंचर इशू तो नहीं कर रही है, और साथ ही साथ क्या वो डिबेंचर्स को रिडीम या फिर प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम तो नहीं कर रही है। अगर रिडीम कर रही है यस, और दूसरा कैश फ्लो में कैश में कर रही है यस, तो इन दोनों की एक्टिविटीज कहां रिकॉर्ड होगी, फाइनेंसिंग में। साथ ही साथ इनसे रिलेटेड कॉस्ट यानी कि डिविडेंड और इंटरेस्ट अगर कोई कंपनी पे कर रही है तो वो भी किसका पार्ट बनेगी, आपका फाइनेंसिंग का पार्ट बनेगी। तो ये तीनों चीजें मैंने आपको बताई कि व्हाट इज ऑपरेटिंग, व्हाट इज इन्वेस्टिंग एंड व्हाट इज फाइनेंसिंग। ये तीन चीजें मैंने आपको बता दी। अब सबसे मेन चीज ये है कि आपको जो शुरू के क्वेश्चन दिखेंगे उसमें आपको सिर्फ यही बताना है कि क्या ये ऑपरेटिंग है, क्या ये इन्वेस्टिंग है और क्या ये फाइनेंसिंग है, जो कि आपकी थॉट प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो भी मैं करवाऊंगा आपको। बट उससे पहले आपको ना मैं एक चीज कर रहा हूं, मैं ऑर्गेनाइजेशन को दो पार्ट्स में बांट रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन को दो पार्ट्स में बांट रहा हूं, फाइनेंसिंग और नॉन फाइनेंस। अब यहां मैं मतलब समझा देता हूं, फिर मैं आपको कराता हूं। देखो, आपके ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आरबीएल बैंक, तो ये क्या है, फाइनेंसिंग कंपनी है। आपकी दूसरी कौन सी हो सकती है, नॉन फाइनेंसिंग, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रियल, टाटा, ठीक है, मतलब टाटा एसक्यूएल, कुछ भी ले लो, दो तीन आप कंपनीज ले लो, मैकडोनल्ड्स, क्या कहते हैं, विप्रो ले लो, इन्फोसिस ले लो, वो कौन सी है, सारी है नॉन फाइनेंसिंग है। फाइनेंसिंग के लिए मैंने बताई दिया आपको, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, आरबीएल, ये सारे क्या है, आपकी फाइनेंशिंग कंपनी है। अब देखो, फाइनेंसिंग कंपनी का ना पता है काम ही क्या होता है, कि भाई इन्वेस्टमेंट करना और इन्वेस्टमेंट पे से इंटरेस्ट कमाना, और उस इंटरेस्ट को भी किसी में बांट देना, मीन सब बांट देना, वो अलग बात करूंगा मैं। देखो, नॉन फाइनेंसिंग कंपनी पे आता हूं पहले। अब फाइनेंसिंग को छोड़ो छोड़ो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, नॉन फाइनेंसिंग पे आओ, जो मैंने अभी बात कही वो भूल जाओ। नॉन फाइनेंसिंग कंपनी में सिंपल आपको क्या करना होता है, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, ट्रेडिंग करते हो, प्रॉफिट कमाते हो, खुश रहते हो, ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप माल बनाते हो, बेचते हो, उससे आया हुआ प्रॉफिट को रखते हो, उसको हो सकता है आप कहीं कहीं इन्वेस्ट करते होगे, आप खुश रहते हो। तो इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, नॉन फाइनेंसिंग में आपकी कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंसिंग कंपनी में ना कोई वो कुछ बना नहीं रहे होते, वो क्या करते हैं, किसी में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उससे होने वाले इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट इनकम को ही वो अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानते हैं। अब यहां पर ना जो मेरे दो तीन मुद्दे हैं वो मैं क्लियर करने आया हूं, और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाना मुझे आपको इसमें, क्योंकि वो ना हमेशा से बच्चों का एक फोबिया रहता है कि इसको कहां डालें। तो देखिए, अब मैंने यहाँ कुछ चीजें लिख रहा हूं, बाद में बात करेंगे, कहां जाएगा, डिविडेंड पेड। डिविडेंड रिसीव्ड, और यहां पर ले लो आप इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, कभी भी याद रखना, इसको शॉर्ट में लिखेंगे हम, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और इसे हम लिख सकते हैं CFO, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसे लिख सकते हैं IA, इसे लिख सकते हैं FA, समझ गए होंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसे लिख सकते हैं हम CFIA, इसे हम लिख सकते हैं CFFA। तो ये शॉर्ट कीज हैं हमारी और आपकी, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर मैं वही लिख के काम चलाऊंगा, अब देखो ध्यान से सुनना, डिविडेंट पे कर रहे हो आप, डिविडेंट पे कर रहे हो आप, और मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, आप डिविडेंट पे कर रहे हो, डिविडेंट पे करा जाता है या तो इक्विटी शेयर होल्डर को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को।
और इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर किसका पार्ट बनते हैं? आपके फाइनेंसिंग का, क्योंकि आपने उनसे फंड रेज करा हुआ है। तो ये दोनों चीजें डिविडेंड पेड आपकी कहां जाएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगी, नॉन फाइनेंशिंग कंपनी के लिए। भैया फाइनेंसिंग कंपनी भी क्या इसे इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकती है? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। बेटा कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इक्विटी और प्रेफरेंस को इश्यू कर दे ऑपरेट किसके लिए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए सिर्फ इश्यू कर रही है, नहीं। तो ये इसका भी क्या बनेगा? हमेशा ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। क्लियर है मेरी बात? अब देखिए इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड बेटा ध्यान से सुनना, आपकी फाइनेंसिंग कंपनी है। क्या है आपकी? फाइनेंसिंग कंपनी है। तो ये फाइनेंसिंग कंपनी के लिए तो भाई ये बनेगा मेरा कौन सा पार्ट? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। कौन सा पार्ट बनेगा आपका? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बनेगा। बट इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड मेरे लिए जो नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है किसका पार्ट बनेगा? फाइनेंसिंग का। मैं यहां पर लिख के दिखा देता हूं, ऑन डिवेंचर्स। ठीक है। अब ध्यान से सुनना इसको, मेरी बातों को। मैं आगे जाके इसको चेंज भी कर सकता हूँ और आपको क्वेश्चन में मैनिपुलेट भी करता हुआ दिखाऊंगा मैं कि भाई क्वेश्चन हमें किस तरीके से बेवकूफ बना रहा है। एक चार्ट आपके टीएस ग्रेवाल में भी है, उसको मैं डिस्कस करूंगा। यही सेम पोर्शन है, वहां पर हल्का सा चेंज होगा, वो मैं दिखा दूंगा आपको। डिविडेंड रिसीव्ड, बेटा डिविडेंड रिसीव कर रहे हो आप, आपने यानी कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था। ओके, इन्वेस्ट कर रखा था, तो भाई यहाँ के लिए तो ये आपका किसका पार्ट बनेगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। आपका यही चल रहा होगा ना। और डिविडेंड रिसीव कर रहे हो और आपका ये ऑपरेटिंग है, मींस आपकी फाइनेंसिंग कंपनी है, तो ये आपका किसका पार्ट बनेगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। किसका पार्ट बनेगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो भाई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगी आपका। बट अगर इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो और आप फाइनेंशियल कंपनी हो तो आपका क्या नाम बनेगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो इन बातों का ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो वो नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, अगर फाइनेंसिंग कंपनी है तो ये चीज याद रखना कि किस तरीके से चीजें चेंज हो रही है। इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, देखो ये दो चीजें तो मैं वहां जाके भी सेम करने वाला हूं। डिविडेंड रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव फाइनेंसिंग कंपनी के लिए ओए का पार्ट बनते हैं भाई, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है इनकी। बट इन्वेस्ट नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए इन्वेस्टिंग है। अब इस वाले को मैं वहां जाके आपको पढ़ा देता हूँ जल्दी से। तो कम ऑन, लेट्स स्विच टू द बुक। हम अपनी बुक पे आ जाते हैं। ये तो मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट लगा के दे रखी हुई है। चलिए अब मैं आपको कराना शुरू कर देता हूँ उससे। मैं आपको ना वो चार्ट दिखाना चाहता हूँ और चार्ट के बाद क्वेश्चंस भी करके फिर इससे ना आगे बढ़ेंगे, तब अच्छे से आगे चलेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे, तो अपने बेसिस क्लियर होते चले जाएंगे साथ साथ। तो सबसे पहले मैं जो आपको कराने ला रहा हूँ, वो चार्ट मुझे मिल क्यों नहीं रहा है, और वो चार्ट मुझे मिल चुका है। ओके, आ जाइए। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ सारी चीजें क्या क्या है। भैया फाइनेंशियल एंटरप्राइज है आपकी, अदर है, नॉन फाइनेंशियल एक ही बात है। भैया कैश फ्लो अराइजिंग, कैश फ्लो अराइजिंग दोनों बातें कर रखी है। पहले नॉन फाइनेंशियल वाले की बात कर लेते हैं। नॉन फाइनेंशियल वाले में ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड। मैंने क्या बताया था आपको नोट्स में? एफए का पार्ट बनेगा, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया था ये किसका पार्ट बन सकता है? डिवेंचर्स का, ये बताया था मैंने आपको। और ये किसका पार्ट है? इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स का। भैया इधर भी आ जाओ, तो डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग का पार्ट बन रहा है आपका। देखिए इसमें डिविडेंड पेड तो दोनों में सेम है, फाइनेंसिंग का पार्ट बन रहा है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे चलकर, ठीक है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड किसका पार्ट बनेगी बेटा? ये इन्वेस्टिंग का। क्योंकि आपने क्यों लगाया था पैसा? कि आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए, थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाए। लालची लोग हो ना तुम लोग, तो थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाए। बट यहाँ पर देखना, इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये किसका पार्ट बनेगी आपका? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। तो यही बात मैंने बेटा आपको नोट्स में भी लिखवा के दे रखी है। होप आपको ये बातें क्लियर आ गई हो। बस यहाँ पर क्या था, फॉर्मेटिंग थोड़ी चेंज थी, वहां पर मैंने आपको सिंपल सरल भाषा में लिख के दिखा दिया। ठीक है, आप लोगों का काम आसान करना है मालिक, और क्या करना है। अब मैं आ रहा हूँ ना, अब मेरे को आ जाना चाहिए अपने टॉपिक्स पे, ठीक है। और मैं ना आपको एक और अलग चीज पढ़ा के लाता हूँ, दैट इज सबसे पहले यार ये बैलेंसिंग के क्वेश्चंस करवा दूं। हाँ चलो एक काम करते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को निपटाते हैं, जिसमें ये पूछा जाएगा आपसे कि आउटफ्लो है, इनफ्लो है, क्या है। 10-11 क्वेश्चन है, एक दो डिस्कस कर लेता हूँ, आपकी क्लैरिटी मिल जाएगी। बट आप इसमें 10 के 10 क्वेश्चन करेंगे बेटा, बहुत टाइम लगा के वीडियो बना रहा हूँ, कोई फास्ट ट्रैक बैच नहीं कर रखा तुम लोगों के लिए, तो प्लीज ध्यान से देखना। अब देखो इलिस्ट्रेशन फर्स्ट देखोगे इसमें, तो लिखा हुआ है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड और शोन एज अ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। धंधा होना चाहिए और बाय नॉन फाइनेंशियल कंपनी। ये जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल के लिए आपके संग लड़ाई है ना बेटा, मैं आपको बता दूं, सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चन में है। सिर्फ थियोरेटिकल क्वेश्चन में आपसे लड़ेगा क्वेश्चन, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में क्वेश्चन आपको चैलेंज नहीं करेगा। वो आप जो मानोगे, आप नॉन फाइनेंशियल मानोगे, उसी में खुश रहेगा वो, ठीक है। अब देखो, कैश रिसीव्ड
फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, ऑब्वियसली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है ऑब्वियसली। कैश पेड फॉर परचेज, अच्छा इनफ्लो और आउटफ्लो तो नहीं बताना, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स ऑब्वियसली ऑपरेटिंग का पार्ट है। बट अगर मैं आपको बताने लग जाऊं बच्चों, मैं अगर आपको बताने लग जाऊं तो ये क्या है, सेल ऑफ गुड्स, ये है इनफ्लो, और ये क्या है, आउटफ्लो। ऑब्वियसली ये पेमेंट ऑफ सैलरी एंड वेजेस, आउटफ्लो, देख रहे हो ना, और हाँ ये ऑपरेटिंग है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, कैसी बात कर दी बच्चों, मैं तो आपको पढ़ा के आ गया ना, तो ये किसका पार्ट बनेगा, CFFA का, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और उसका भी क्या बनेगा, ये आउटफ्लो, ठीक है, आउटफ्लो बनेगा। आ गया ये रीपेमेंट ऑफ लोन, भैया ये भी सेम ऊपर जो आपने लिखा CFFA, और उसमें भी किसका पार्ट बनेगा, आउटफ्लो का। ओके, परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट पेमेंट, आ जाइए इसका बताइए, परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट पेमेंट, भैया 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 परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी है भैया, सबसे पहले ये फिक्स एसेट का पार्ट है भैया, इसको प्लीज यहां मत डालिए, इसे डाल दीजिएगा CFIA में, और ये आपका है आउटफ्लो ऑब्वियसली। डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, बेटा डिविडेंड पेड तो मुझे जिंदगी भर याद रहने वाला है, CFFA में आउटफ्लो। सेल ऑफ कार इन कैश, ऑब्वियसली ये जो अभी आपने इसका करा ना, इसमें पर ये क्या होगा, इनफ्लो होगा, क्योंकि आप फिक्स एसेट को सेल कर रहे हो। कमीशन रिसीव्ड, ये अभी बात करूंगा मैं आपसे। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ऑब्वियसली ये भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट पड़ेगा। बट कमीशन रिसीव्ड, आप बताना किसका पार्ट बनना चाहिए, और इस क्वेश्चन में इसका आंसर देख के बताऊंगा, क्योंकि क्योंकि मैं एग्जाम्पशन को अलग कर दूंगा। कमीशन रिसीव्ड मेरा ऑपरेटिंग भी हो सकता है, और साथ साथ मेरा इन्वेस्टिंग भी हो सकता है भैया, क्योंकि कई बार तो मैं इसको मान सकता हूँ ना कि मैं इसे ऑपरेटिंग में दे रहा हूँ, बट आ जाइए मैं आपका आंसर पढ़ा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर सिर्फ इन्होंने ऑपरेटिंग की बात करी हुई है। कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, कैश पेड परचेज का दे रखा है, पेमेंट ऑफ सैलरीज वेजेस, कमीशन रिसीव, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। सिंपल, कमीशन रिसीव का मतलब समझ रहे हो, आपका स्टॉक था लेट से, वो किसी ट्रेडर ने बिकवा दिया, वो किसी ट्रेडर ने बोला कि मैं बिकवा दूंगा। अब हुआ क्या, आपने इसको माल बेचने के लिए, आपने कहा कि मैं तेरे को माल बेच दूंगा, पर मेरे को कुछ कमीशन चाहिए। वो कमीशन क्यों होगी, आपने ना यहाँ पर इसको गुड थोड़ा सा सस्ता बेचा होगा, लेट से आपने यहाँ पर 20 लाख का बेचा, आगे इसने किसी को 22 लाख का दिया, तो अब ये जो 2 लाख का प्रॉफिट है, शायद ये इस पे आपको कमीशन देते 10-20 हजार रुपए, तो ये इस तरीके से कमीशन रिसीव्ड है, तो हम ऑपरेटिंग का पार्ट मान के चल रहे हैं। आइए और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। अब बेटा देखिए यहाँ पर ना कुछ कुछ चीज आपको दे रखी होगी, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, सेल ऑफ शेयर्स, शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ अ कस्टमर, बेटा ये कौन सी कंपनी है, पहले ये तो देखो, ये कौन सी कंपनी है, पहले ये तो देखो, फाइनेंसिंग कंपनी, तो यहाँ पर आंसर पहले यहाँ मत देना, अब आ जाइए इसका आंसर कर लेते हैं। पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, क्या ये आपका ऑपरेटिंग का पार्ट बनेगी, बेटा देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी भी याद रखना, आप किसी फाइनेंसिंग कंपनी में काम करोगे तो क्या पैसा नहीं लोगे, क्या फ्री में कर लोगे, नहीं ना, तो आप लोगे ना पैसा, तो ये ऑब्वियसली आपका ऑपरेटिंग का ही पार्ट बनेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, पेमेंट कर रहे हो आप लोन जो आपने ले रखा था, बेटा ऑब्वियसली ये क्या है, OA, अगर डिविडेंड होता तो एफए में डाल देता, OA है क्योंकि फाइनेंसिंग कंपनी है, इसको हाईलाइट रखो, इसको हाईलाइट रखो मालिक। रिसीप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, OA, इनफ्लो है पर ये। परचेज ऑफ शेयर्स फॉर ट्रेडिंग, आपने शेयर्स खरीदे हैं ट्रेडिंग करने के लिए, किसका पार्ट बनेगी, ऑब्वियसली आपका ऑपरेटिंग का पार्ट बनेगी। क्यों, ट्रेडिंग का मतलब होता है आप खरीदोगे और बेच दोगे, आपका काम ही क्या है, खरीदोगे बेचोगे, मींस आप इस पे कोई डिविडेंड पे नहीं कर रहे हो, आप अपना देखो होता क्या है, अब यहाँ पर बात क्लियर कर देता हूँ आपको अच्छे लेवल पे। आईसीआईसीआई बैंक ने HDFC बैंक के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है, और आगे ये सेल कर देगी, क्यों, ये अच्छे रेट्स पे बिकेगी, यहाँ लेट से 20 रुपए का खरीदा एक, तो यहाँ चाहेगी मैं 22 रुपए का एक बेच दूं, ये चीज तो ऑपरेटिंग में आएगी, ठीक है, ये चीज ऑपरेटिंग में आएगी। बट आईसीआईसीआई बैंक ने खुद के अगर शेयर्स इशू कर रखे हैं, बेटा खुद के शेयर्स यानी कि ओपन मार्केट में, NFO क्या कहते हैं, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे बेच रखे हैं, तो वो किसका पार्ट बनेगी, फाइनेंसिंग का, तो वो यहाँ पर नहीं आता। बात समझिए, शेयर्स ऑफ ट्रेडिंग, हम अपने शेयर्स ट्रेडिंग के लिए खरीदेंगे, वाओ, मींस तुम लोग इतने ऐप्स चलाते हो आजकल, किसी कंपनी का भी देखते हो ना, अपोलो फार्मा, क्या कहते हैं, अजंता गारमेंट्स, किसी के भी खरीद खरीद के इधर उधर करते रहते हो तुम लोग, तो वो ट्रेडिंग कर रहे हो तुम, पर अपने शेयर्स के संग थोड़ी करते हो, दूसरों के शेयर्स के संग करते हो, तो ऑपरेटिंग है। परचेज ऑफ शेयर्स एज इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट की तरह खरीदी है, कौन सी एक्टिविटीज है ये, इन्वेस्टमेंट तो खुद ही बोल रहा है ना, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होनी चाहिए। हालांकि आप इस पे कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हो मेरे संग, तो इन्होंने यहाँ पर लिख के भी दिखा रखा होगा, परचेज ऑफ शेयर्स एज इन्वेस्टमेंट इज लॉन्ग टर्म एसेट्स नॉट हेल्ड फॉर रीसेल, बेटा ये वर्ड याद रखना, नॉट हेल्ड फॉर रीसेल, अभी रीसेल नहीं करोगे, इसकी कैपिटलाइजेशन चाहते हो आप, ठीक है, तो ये क्या है आपका, आइए, परचेज ऑफ शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, आपने कस्टमर्स के बिहाफ पे शेयर्स खरीदे हैं, क्या होगा ये आपका ऑपरेटिंग का पार्ट बनेगा, ऑब्वियसली आपका बन सकता था, पर ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर खरीद रहे हो तो क्या है ये,
सिंपल है। तो क्या होगा ये, इस पर आप चार्ज करोगे कुछ कमीशन वमीशन, तो परचेज ऑफ शेयर ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, इस पॉइंट को भी अभी 1 मिनट के लिए छोड़ो, आगे आओ, क्या लिखा हुआ है, सेल ऑफ शेयर्स, अच्छा सेल ऑफ शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, इश्यू ऑफ डिवेंचर। देखो ये सारी बातें ना ट्रेडिंग की बनेगी, ये सारी बातें क्या बनेगी, ट्रेडिंग की। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स नहीं नहीं बेटा, सबसे पहले इश्यू ऑफ डिवेंचर किसका पार्ट बनेगा, ये फाइनेंसिंग का पार्ट बनेगा। अब बात आती है इन दो की, कि भाई आपने क्या करे हैं, परचेज करे हैं ऑन अ बिहाफ ऑफ कस्टमर, सेल भी कर रहे हो ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। बेटा क्या है, आप इन्वेस्टिंग कंपनी हो, ये क्या कर रहे हो, तो इसके बीच का जो कमीशन होगा ना वो आपको चार्ज करना पड़ेगा। यही इसने लिख के दिखा रखा होगा, purchase of shares on behalf of customer and sale of shares on behalf of customer is not an operating activity, they being purchased for its customer, however brokerage received is an operating activities, commission brokerage एक ही बात है, वही राम श्याम घनश्याम तीनों एक ही भगवान के नाम। तो इसको आप रिकॉर्ड करो ना, ये तो ऑपरेटिंग है ही नहीं, इसे तो ना मैं फाइनेंसिंग में डाल सकता हूँ ना इन्वेस्टिंग में डाल सकता हूँ, तो इस पे जो कमीशन मिल रही है आपकी वो डालिए। देख रहे हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चन होंगे। अब इन्वेस्टिंग में आ जाइए, इन्वेस्टिंग के क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और फिर हम लेंगे 5 मिनट का ब्रेक झंझनाता हुआ, फिर उसके बाद दोबारा से शुरू हो जाएंगे, खत्म कर देंगे आज इस चैप्टर को पूरा का पूरा। ओके, अब यहाँ पर आपसे दोनों पूछेगा कि भाई कौन सी है, नॉन फाइनेंस है और फाइनेंस, दोनों कंपनियां, बताओ क्या करोगे। तो देखो, कैश प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स असेट्स, दिख रहा होगा आपको आई होप, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स असेट्स, आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4 है ये, सेल ऑफ फिक्स असेट। अब यहां पर आप किसका जवाब दे रहे हो, पहले नॉन फाइनेंस का, तो नॉन फाइनेंस के लिए तो ये क्या बनेगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनेगी, ये देखो कैश प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स असेट, ठीक है। और उसके लिए क्या बनेगी बेटा, उसकी फाइनेंस कंपनी का तो कोई मतलब ही नहीं है ना इन सब चीजों से कि ये ऑपरेटिंग में डाले, तो उसके लिए भी कौन सी अपनी बनेगी, इन्वेस्टिंग बनेगी ये, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बाय द फाइनेंस कंपनीज आर, ठीक है। 1 मिनट में आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अच्छा इसमें फाइनेंस का पूछा हुआ, ठीक है, तो इसके लिए भी कौन सा बनेगी, ये इन्वेस्टिंग का ही पार्ट बनेगी ऑब्वियसली, इसमें हम उसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, हम ऑपरेटिंग का कोई काम है ही नहीं हमारा। कैश पेड फॉर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, आपने स्टॉक खरीदने की कोशिश करी है इन ट्रेड में, बताओ क्या होगा ये, भाई ऑब्वियसली इसके लिए तो ये ऑपरेटिंग बनेगी, यहाँ नहीं आएगी, इसके लिए भी ऑपरेटिंग ही बनाऊंगा ना मैं। अब इसका स्टॉक क्या हो सकता है, इसका स्टॉक क्या हो सकता है बेटा, शेयर्स, बेटा इन्वेस्टमेंट, ये इसका स्टॉक हो सकता है ना, तो ये ऑपरेटिंग में जाएगी ना कि इन्वेस्टिंग में जाएगी। अब देखो यहाँ पर आप लोग कर सकते हो, डिवेंचर आपने परचेज करे हुए हैं, तो डिवेंचर परचेज करोगे नॉन फाइनेंसिंग की और फाइनेंसिंग कंपनी की। फाइनेंस कंपनी में तो ये मैं मान सकता हूँ कि भाई ये क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, बट हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, डिवेंचर परचेज, और इसके लिए भी क्या डाली हुई है, डिवेंचर परचेज इन्वेस्टमेंट बाय द, अच्छा ठीक है सुन लो मेरी बात, डिवेंचर परचेज को यहाँ पर रीसेल के लिए नहीं लिखा हुआ है, तो इसीलिए हमने इसे क्या माना हुआ है, इन्वेस्टिंग माना हुआ है। अगर फॉर सेल होता, फॉर ट्रेडिंग होता, तो हम इसे ऑपरेटिंग मानते हैं, ठीक है। ये इन्होंने लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए जो जो चीजें लेंगे हम उसे इन्वेस्टिंग में डालेंगे। लोन एडवांस करा हुआ है आपने, परचेज ऑफ पेटेंट्स है, ये सब चीजें आप जानते हैं, आप कर सकते हैं, मैंने आपको बाइफरगेट करके सारी चीजें बता दी है, ठीक है। एक क्वेश्चन आ जाइए, फाइनेंस का भी करा देता हूं मैं आपको। अब यहाँ पर देखिए, रिपेमेंट ऑफ लोन टेकन, फाइनेंसिंग एक्टिविटी बतानी है, रिपेमेंट ऑफ लोन टेकन ऑब्वियसली फाइनेंसिंग का पार्ट है, आउटफ्लो है। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स फाइनेंसिंग का पार्ट है, इनफ्लो है। रिडम्पशन डिवेंचर सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी, भाई डिवेंचर सब्सक्राइब करे हुए कंपनी ने, किसका पार्ट है, सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी, इस वर्ड को समझो, सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी, तो क्या बनेगा ये आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट बनना चाहिए ना, कंपनी ने सब्सक्राइब करे हुए हैं, तो यहाँ का पार्ट नहीं बनेगा, नीचे इन्होंने नोट दे रखा होगा, नहीं दे रखा कोई बात नहीं, तो ये इसका पार्ट नहीं बनेगा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑब्वियसली इसी का पार्ट बनेगा, ठीक है। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरिंग इसी का पार्ट बनेगा, डिवेंचर पेड इसी का पार्ट बनेगा। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, बेटा ये इसका पार्ट नहीं बनना चाहिए, पर मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्योंकि यहाँ पर 3 मंथ या फिर ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं दे रखी, तो इसीलिए इन्होंने इसको इसी में डाल दिया, क्योंकि यहाँ कोई गाइडलाइन नहीं है, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, आप बोनस शेयर्स दे रहे हो, तो ये भी क्या है आपका, ये अच्छा सुनो, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बट ये कौन सी ट्रांजेक्शन है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। कई बच्चों को ना ये पता ही नहीं होता कि वो यहाँ रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं। देखो सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ऑब्वियसली, नो डाउट आपको ये मानना पड़ेगा कि भाई ये फाइनेंस का पार्ट बनेगी, बट ये नॉन कैश है, क्योंकि जब भी आप बोनस शेयर्स देते हो वो फ्री में देते हो, तो ये क्या है, नॉन कैश एक्टिविटी है आपकी, नॉन कैश एक्टिविटी है, तो इसीलिए आप इसे चैलेंज नहीं करोगे, ठीक है। यहां तक हमने कर लिया है, 2-3 मिनट का ब्रेक आप भी ले लीजिए, यहां पर मैं चाहूंगा वीडियो के साथ साथ मैं भी ले रहा हूं, और इसके बाद हम आगे के अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, आगे के कॉन्सेप्ट को, ठीक है जी बच्चों। चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं दोबारा से। अब आपके संग जो मैं डिस्कस करने वाला हूं दैट इज CFOA, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और बेटा आप यकीन मानिए ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे रेलेवेंट एक्टिविटी है, क्योंकि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में मैंने बच्चों को कभी गलते हुए नहीं देखा। जितना भी मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, जो बच्चे गलती करते हैं ज्यादा वो CFOA में करते हैं, इसीलिए मैंने उसको 2 या 3 पार्ट्स में बांट के आपको कराना है।
आप बस सुनते जाएंगे मेरे संग। सबसे पहले मैं आपको ना एक बार CFOA दिखा देता हूँ, ठीक है, जिसकी मुझे यहाँ से जरूरत है वो मैं दिखा देता हूँ। आइए देखना शुरू करिए बच्चों। यहां पर लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो पहले तो मैं आपको टैक्स का एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स के नाम से। मैं उसमें आपको टैक्स की सारी चीजें क्लियर करके दे दूंगा, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके 2-3 एग्जांपल्स भी तुम्हें ड्यूरिंग द क्लास ही करवा दूंगा। डन बच्चों ये बात। फिर मैं आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बारे में बता दूंगा। आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो बेटा ये जो आइटम्स टू बी एडिड है एंड आइटम्स टू बी डिडक्टेड है, इनकी भी मैं बातें करूंगा। और जैसे ही मैं यहां पहुंच जाऊंगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, मेरा आधा काम हो जाएगा। फिर बेटा आप लड़ेंगे नहीं मेरे से, फिर तो आप मेरे साथ चलेंगे, ठीक है। तो नोट्स में मैं शुरू करवा रहा हूं आप लोगों को। एक बार मैं कंटिन्यू कर लूं जी। चलिए अब यहां पर ना एक काम करिए, पहले सब सब टॉपिक डाल दो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे मेजर टॉपिक डाल दो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर हम करते रहेंगे नीचे, ठीक है। मैं पहले पेज मेजरमेंट सही कर लूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। मैं आपको बता चुका हूं क्या क्या इसमें पढ़ना है। आपका जो इसमें सबसे मेजर पॉइंट ए आएगा वो ट्रीटमेंट ऑफ टैक्सेशन को लेके आएगा। ट्रीटमेंट ऑफ टैक्सेशन को लेके आएगा। और हाँ याद रखना, मैं बातें ज्यादा करूंगा, लिखूंगा इसमें कम। मैं लिखूंगा बड़ा प्रिसाइजली कि जो चीज आपको बाद में काम आएगी, तो बातें सुनना। क्योंकि कई बार कोई ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो मैं यहाँ दे देता हूँ क्लास में, और बाद में वो आते हैं बट आप कहते हो आपने नोटिंग नहीं कराई। तो नोटिंग करवानी भी हर चीज की जरूरी नहीं है ना, कुछ चीजें तो दिमाग में भी कैप्चर करके रखो। ट्रीटमेंट ऑफ टैक्सेशन, अब आपको इसमें मैं मेजर क्वेश्चन भी करवाऊंगा। बट सबसे पहले मेरा पॉइंट आता है, अगर आपको क्वेश्चन सिर्फ ये बोल दे टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, बस और कुछ भी नहीं, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, आपको ये बोल दे, सबसे पहला इसका पहला टॉपिक, ये आपको बोल दे। आपको कुछ नहीं करना बेटा, जो भी आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दे रखा होगा, उसमें से रिड्यूस करना है आपको, ऐड बैक करना है पहले टैक्स को, ऐड बैक, एंड एट लास्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सब्ट्रैक्ट, आपको सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। आपको मैं ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स बता रहा हूं, नेट प्रॉफिट अभी नहीं बताया, याद रखें इस बात को, कहीं सोचो कि नेट प्रॉफिट नहीं बता रहे, बताऊंगा अभी, पहले आप यहां पर चलें, ठीक है। दूसरी चीज, ये अब मेजर है, आपको क्या कर रखा होगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बता रखा होगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां पर मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा चलेगा, ये 2020 का बैलेंस है, ये 2021 का बैलेंस है। अब लेट से यहां पर मुझे 1 लाख दे रखा है, यहां पर मुझे 1,20,000 रुपए दे रखा है, ठीक है। अब बच्चों ने लगा रखा है इसमें तगड़ा वाला रट्टा, तगड़ा वाला रट्टा लगा रखा है कि करंट ईयर ये करेंगे, प्रीवियस ईयर ये करेंगे, करंट ईयर ये करेंगे, प्रीवियस ईयर करेंगे। उस रट्टे का रेलेवेंस भी है, मैं रट्टा भी बुरा नहीं कह रहा, वो रट्टा याद रखने की उनको जरूरत है जो ये पूरा कर चुके हैं। बिकॉज वो जो सिर्फ रट्टा याद रख रहे हैं, वो ये समझ लें कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने लाइफ के संग खिलवाड़ कर रहे हैं। अब सबसे पहले मेरे को क्या करना है, यहाँ पर एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैंने लिखा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का मैं एक अकाउंट बना रहा हूँ आपके संग बेटा, आपको दिख रहा होगा आई होप। यहाँ पर मैंने लिखा बाय बीडी, ओपनिंग बैलेंस जो कि था मेरा 1 लाख रुपए। बेटा जो मैं लिख रहा हूँ सिर्फ वही इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं गिवन है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट चल रहे हो तो वो सारे के सारे इररेलेवेंट है, कोई भी डाउट चल रहे हो तो वो सारे के सारे इररेलेवेंट है। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वो सुनना है। 1 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस था, 1,20 आपका क्लोजिंग बैलेंस था, क्लियर है। बेटा आपको कंपनी कहती है कि अब आपको कोई वो हमने नहीं दे रखी इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन ये कहता है आपको बेटा कुछ नहीं करना, यहाँ पर लिखना होता है बाय P&L अकाउंट, यहां पर आपको लिखना होता है टू बैंक, टू बैंक। आप इस 1 लाख को यहां पर लिख दो, और इस 1,20,000 को आप इधर लिख दो। भैया ये इधर लिख दो उधर लिख दो का कोई मतलब है, रेलेवेंस है, या सिर्फ ऐसे ही आप करा रहे हो? मैंने कहा देखो आप अभी बस बात समझो, आप बस बात समझो।
मैंने क्या कहा, ये जो 1 लाख रुपए है इसकी पेमेंट दिखा दो आप, और जो 1/20 है ये पीएनएल में दिखा दो। बेटा देखो सबसे पहली बात ये है, ये वाला मेरा काम का है और दूसरा मेरा ये काम का आएगा। एक मेरा ये काम का आएगा बेटा फॉर श्योर, और दूसरा जो मेरा काम आएगा वो ये काम आएगा। अब इसको देखना मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको सीएफओ में मैं सबसे पहले नेट प्रॉफिट से इसको ऐड बैक करूंगा। ऐड बैक मतलब जो भी मेरे को नेट प्रॉफिट दिख जाएगा मैं उसे बिफोर टैक्स लगा दूंगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट से टैक्स कटा हुआ होता है, तो मुझे चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि पैट दे रखा होता है मुझे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुझे चाहिए पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो बिफोर के लिए मैं अपना टैक्स ऐड कर दूंगा, वही टैक्स ऐड करूंगा जो मैंने पीएनएल में चार्ज करा था। तो पीएनएल में मैंने 1,20,000 चार्ज करा था, तो सिर्फ मैं 1,20,000 को ही ऐड बैक करूंगा। मैं एट लास्ट में, मैं बिल्कुल लास्ट में, एट लास्ट ऑफ सीएफओए इसको सब्ट्रैक्ट करके दिखाऊंगा। बात मैं यहाँ लिख लिख के दे रहा हूं, आपको सारी चीजें यहाँ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का पहला रूल था। जर्नल एंट्री बता देता हूं। देखो एजम्पशन ये मानी जाती है कि भाई जो पिछले साल का प्रोविजन था, पिछले साल का जो टैक्स था वो आपने इस साल भरा होगा, क्योंकि ऐसे ही होता है ना, पिछले पूरे साल का टैक्स हम इस साल भरते हैं। तो इस पूरे साल का जो 1 लाख का प्रोविजन था वो इस साल की आपकी पेमेंट बन जाएगी, और जो 1,20,000 रुपए है वो इस साल आप पीएनएल में चार्ज कर दोगे। ये आपकी सिंपल थॉट प्रोसेस होती है अगर क्वेश्चन कुछ ना कहे। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में ही, ऊपर वाले ही एग्जाम्पल में सेकंड का ए है, ठीक है, और यहां क्वेश्चन आपसे लिख के दे दे टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। आपको क्वेश्चन बोल दे टैक्स पे करा आपने बेटा ड्यूरिंग द ईयर 90,000 रुपए, आपको क्वेश्चन ऐसा बोल दे तो भी आपकी कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे, एक अकाउंट बनाएंगे सिंपल, सब चीजें वही रहने दोगे, बाय पीडी 1 लाख, सीडी 1,20,000। बेटा यहाँ बहुत गलती करते हैं बच्चे, तो प्लीज थोड़ा क्रूशियल होकर काम करना है अपने को। बाय बीडी 1 लाख, 1,20,000 रुपए यहाँ। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, दैट मीन्स टैक्सेशन अकाउंट डेबिट या फिर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री हुई होगी। बैंक क्या हुआ है, क्रेडिट, टैक्सेशन अकाउंट आप बना ही रहे हो, ये क्या हुआ है, डेबिट। तो यहाँ पर एक काम करो, एंट्री कर दो टू बैंक के नाम से, और कितने रुपए की एंट्री कर दो, 90,000 रुपए की। अब इस 90,000 की एंट्री पे यहाँ पर कोई बैलेंसिंग फिगर आ रहा होगा, तो यहाँ लिखोगे पीएनएल अकाउंट और यहाँ बगल में लिख दोगे बीएफ बैलेंसिंग फिगर। अब यहाँ देखो 2,10,000 रुपए, और 2,10,000 में से जैसे ही 1 लाख मिटाओगे, 1 लाख घटाओगे सॉरी, तो 1 लाख रुपए आएगा। अगेन ये आपका सीएफओए में सबसे पहले माइनस होगा, ये आपका सीएफओए में सबसे लास्ट में प्लस होगा, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी। ये आपका माइनस होगा और ये आपका सबसे शुरू में प्लस होगा, इसे ऐड बैक करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। भैया इन सेकंड के फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बेटा पहले वाले क्वेश्चन में इररिलेवेंट मिसिंग डेटा है, डेटा क्या है, मिसिंग है। तो मैं क्वेश्चन से तो लड़ूंगा नहीं कि मेरे को डेटा दो डेटा दो डेटा दो, मैं क्वेश्चन से तो लड़ने वाला हूं नहीं। तो मैंने क्या करा, उस क्वेश्चन को मैंने सिंपल बना दिया कि जो प्रीवियस ईयर का था उस साल उसको मैं पेड मान लूंगा, प्रीवियस ईयर को पेड मान लूंगा। बच्चों ने याद कैसे रखा होता है, करंट ईयर वाले को माइनस कर लो, करंट ईयर वाले को ऐड कर लो, और प्रीवियस ईयर वाले को माइनस कर लो, बच्चे ने याद रखा होता है। तो आप अल्टीमेटली वही कर रहे हो, इस 1 लाख को आप देखो क्या कर रहे हो, माइनस ही कर रहे हो, और इस 1,20 को आप क्या कर रहे हो, ऐड ही कर रहे हो। मैंने क्या कहा, पहले रेलेवेंस भी तो पता हो, क्योंकि क्वेश्चन अगर हल्का सा भी चेंज हुआ तो आंसर हमारा खराब हो जाता है। तो सिंपल है, दूसरा वाला प्रोसेस बिल्कुल अच्छे से देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है टैक्स पेड, तो टैक्स पेड की आपने एंट्री कर दी। अब एक और मैं आपको कराना चाहूंगा बच्चों, ये सबसे लास्ट होगा, आप मेरे संग आई होप कि लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अब ये लिखा हुआ है टैक्स चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। अब इसको देखना कैसे करूंगा मैं, टैक्स चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपए। अब यहां पर आपको कुछ नहीं करना, अगेन एक और अकाउंट बनाओगे आप लोग, सेम यही अकाउंट जो आप बना रहे थे आप वो बनाओगे पूरा का पूरा, बाय बीडी। बेटा कितना था, 1 लाख, 1 लाख ही दिखाऊंगा मैं यहाँ पर सीडी कितना था आपका, 1,20,000 वही दिखाऊंगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि ये क्या एंट्री है, बेटा ये एंट्री है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू टैक्सेशन, ये एंट्री है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू टैक्सेशन, यानी कि पीएनएल अकाउंट डेबिट हो रहा है और टैक्सेशन क्रेडिट हो रहा है। तो मेरे बच्चों आपको यहाँ पर पता है क्या करना चाहिए था, यहाँ पर आपको सिंपली आपको यहाँ पर करना चाहिए था,
आपको यहां पर करना चाहिए था, क्या हो गया? आपको यहां पर क्या करना चाहिए था? बाय पीएनएल अकाउंट, क्योंकि पीएनएल में कितना चार्ज करा आपको क्वेश्चन ये बता रहा है बच्चों। तो 1 लाख चार्ज करा है तो आपने यहाँ पर 1 लाख लिख लिया। यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है आपका 80,000 और यहाँ पर आपने बैंक लिखकर काम चला लिया अपना, 80,000 लिख के काम चला लिया। ये मैक्सिमम क्वेश्चन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के होते हैं। मैं आपको अभी दिखा दूंगा 2-4 क्वेश्चन, क्योंकि इसके बिना तो मजा ही नहीं है ना। फिर इसके बाद चलूंगा मैं कहीं आपसे, बट इससे पहले एक और बात करूंगा, तब चलूंगा आपके संग। ओके, इसको क्या करोगे? सीएफओ में सबसे लास्ट में आप इसे क्या करोगे? माइनस करोगे। इसको क्या करोगे? सीएफओ में सबसे शुरू में, सबसे शुरू में आप इसे क्या करोगे? प्लस करोगे। सबसे शुरू में आप इसे क्या करोगे? प्लस करोगे। ठीक है, ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट था ट्रीटमेंट ऑफ टैक्सेशन को लेकर, पहला था, सबसे ए था मेरा, फर्स्ट में ए। अब जो मेरा बी है वो ध्यान से सुनना। बी वाला मैं अपने हिसाब से करा रहा हूं, आप बस मेरे संग जुड़े रहें। बी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यही कैसे निकालें यही नहीं पता होता हमें। तो मींस ये शुरुआत का क्वेश्चन कहां से करना है वही नहीं पता होता हमें। तो सिंपल मैं अब आपको बात बताने लगा हूं, ध्यान से सुनना। सारी चीज आपको लिखवा दी गई है थोड़ा थोड़ा करके, यहाँ इलस्ट्रेशन में जो लिखा है वो आपसे आपका काम चल जाएगा बेटा। हर चीज लिखवा के नहीं दी जा सकती, फिर ये इसमें कम से कम 4-5 क्लास बनानी पड़ जाएगी। एंड आई एम प्लानिंग कि ये जो बेसिक और ऑपरेटिंग है वो इस वीडियो में कवर कर दूं मैं। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कवर कर दूं। दिस इज माई थॉट प्रोसेस। सो अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को कैसे करना है ध्यान से सुनना। आपको क्वेश्चन क्या करेगा? एग्जांपल बेटा, एग्जांपल। आपको क्वेश्चन क्या करेगा? एसपीएल का बैलेंस बताएगा। भैया एसपीएल का बैलेंस कहां बताएगा? वो रिजर्व एंड सरप्लस में। इसमें बताएगा रिजर्व एंड सरप्लस में आपको वो बैलेंस बताएगा। लेट से ये 2020 का, ये है 2021 का। अब ये कितना था? अब ये था आपका 1 लाख और ये था आपका 1.5 लाख। तो जो आपको यूज करना है वो आपको यूज कैसे करना है वो बता देता हूं। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही होता है बेटा ये। आपको क्या करना है? करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का माइनस कर देना है। क्या कर देना है आपको? करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर का माइनस करना है। बैलेंस देखेंगे, 1,50,000 में से 1 लाख करोगे तो कितना आएगा आपका? 50,000 आएगा। इसी को कुछ लोग पैट भी बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कुछ लोगों से मेरा मतलब है, लीगली इसको पैट ही बोला जाता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना निकाला आप लोगों ने? 50,000 रुपए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है आपका। भैया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बारे में बताओगे? मैंने कहा ना जी ना, वो मेरा पॉइंट सी बनाऊंगा मैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए मैं बता रहा हूं बस आपको, मैं सी में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बता दूंगा, लिखवा भी दूंगा। तो यहां मुझे माफ करना है इसके लिए प्लीज। आप यहां पर सुन लो, नेट प्रॉफिट ये आपका क्या आ गया? आफ्टर टैक्स। आपको कुछ नहीं करना बच्चों, ऊपर के केसेस में जो आपका टैक्सेशन का पार्ट पीएनएल में गया है वो आप इसको माइनस कर दो। अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, सेकंड बी के हिसाब से कितना जा रहा है? 1 लाख रुपए। बेटा यहां ये मत लेना, यहां मत लेना, क्योंकि नेगेटिव हो जाएगा, आप लोग घबराने लगोगे। सिंपल ये वाला जो भी बैलेंस आएगा, ये वाला जो भी बैलेंस आएगा आपको यहाँ माइनस करके दिखा देना। मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई बात नहीं। सेकंड का जो बी आया है आपका, उसमें 1 लाख रुपए आपने चार्ज करा है पीएनएल में, माइनस कर दो। आपका बैलेंस नेगेटिव 50,000 आएगा, कोई बात नहीं, इसे लिख के छोड़ो। सिंपल समझे? एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व एंड सरप्लस में मिलेगा आपको। उसके आपको 2 ईयर्स के आपको क्या लेने हैं? डिफरेंस लेने हैं। 2 ईयर के आपको क्या लेने हैं? डिफरेंस लेने हैं। ये बात मेरी याद रखें। भैया क्या ये बात यहीं पूरी हो गई? मैंने कहा नहीं बच्चों, कैसी बात कर रहे हो? ये तो मेरा एग्जाम्पल फर्स्ट था ना, अभी तो एग्जाम्पल सेकंड और बहुत सी बातें आना बाकी रह गई है। देखो अब यहाँ पर एक पहले एक नोट लिखो। समटाइम्स वी क्रिएट रिजर्व फ्रॉम प्रॉफिट। भाई आप प्रॉफिट से बहुत सारे रिजर्व भी बनाते हो। एक सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं, जनरल रिजर्व। सबसे बड़ा एग्जांपल होता है ये जनरल रिजर्व। तो ये जो जनरल रिजर्व आप ये बना रहे हो, ये जितने भी आप फ्री रिजर्व बना रहे हो, जितने भी आप क्या बना रहे हो? जनरल रिजर्व। और जितने भी आप फ्री रिजर्व बना रहे हो जिनका कोई स्पेसिफिक काम नहीं है, जैसे कुछ लोग बोल सकते हैं कि एसपीआर भी यहाँ लेना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी यहाँ लेना है। बेटा याद करना, क्या वो फ्री रिजर्व से बनाया जाता है? वो इशू पे बनाया जाता है किसी चीज के, या रिडम्पशन पे बनाया जाता है राइट ऑफ करने के लिए। तो उसको मैं फाइनेंसिंग में डिस्कस करूंगा, यहाँ मेरा ये काम नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल जितने भी फ्री रिजर्व है आपको क्या करने पड़ेंगे? एड बैक करोगे उनका, क्या उनका भी डिफरेंस। अब जैसे ऊपर वाले केस में आपको वो चीज तो बताई रखी थी, जनरल रिजर्व बताया आपको कि 2020 और 2021 का बताया। तो पहले जर्नलिज्म बताया कि आपका था 1.5 लाख का, अब ये बताया 2.5 लाख का हो गया।
तो बेटा ये जो 1 लाख की बढ़ोतरी हुई है ना, इसका भी अकाउंट बनाओगे तो सिंपल यही दिखेगा, पीएनएल से बनाया आपने। जैसे अगर इसका छोटा सा अकाउंट देखना चाहते हो तो जल्दी से देख लो। देखो अब यहाँ पर इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था, 1.5 लाख रुपए। बेटा क्लोजिंग बैलेंस कितना था इसका, तो 2.5 लाख रुपए। कितना था, 2.5 लाख। बेटा किससे बनाया है आपने, पीएनएल से। खत्म कहानी, हो गया, टैली हो गया, पीएनएल से बनाया। अब पीएनएल आपका क्या क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका क्रेडिट हो रहा है, दैट मींस वहां क्या हुआ होगा, पीएनएल डेबिट हुआ होगा। तो जो ये 1 लाख का डिफरेंस है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका बैलेंस आ रहा था ना यहाँ पर, ये वाला एसपीएल, ये एसपीएल से, तो इसमें भी सेम आपको नेट प्रॉफिट आपने कितना लिखा हुआ है वहां पर, 50,000 रुपए। आपको जनरल रिजर्व का भी सेम डिफरेंस 1 लाख रुपए लिख के यहाँ दिखाना पड़ेगा कि इस साल का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1,50,000 रुपए। तो ये दो बातें मेरी क्लियर हो गई है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को लेकर, और दूसरी बात मेरी क्लियर हुई है समटाइम्स वी क्रिएट, सॉरी, और दूसरी बात मेरी क्रिएट हुई है कि नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हो। मैं तीसरी बात कर रहा हूँ पॉइंट सी, ये पॉइंट सी ही है मेरा बेटा, क्योंकि बी तक मैं जा चुका हूँ। अब ये पॉइंट सी मैं स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ ताकि ना आपको मैं एक चीज में कभी गलती होने से बचा सकूं। व्हाट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, what is extraordinary item। बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम और कुछ भी नहीं है, सिंपल वो एक्टिविटी जो आपके बिजनेस में कभी नहीं होनी चाहिए थी पर हो गई। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या है, वो एक्टिविटीज जो आपके बिजनेस में नहीं होनी चाहिए थी पर हो गई। भैया कैसी एक्टिविटीज हो सकती है, मैंने कहा सिंपल है, मैंने अपनी जितनी लाइफ में अभी तक पढ़ी है ना सिर्फ सिर्फ 2-3 ही मिलती है यार। लॉस बाय फायर, भाई चोरी हो गया, यही सब चीजें मिलेगी। आपका स्टॉक क्या हो गया, लॉस से खराब हो गया। आपका स्टॉक क्या हो गया, चोरी हो गया। आपका स्टॉक का क्लेम आ गया। ये सारी चीजें कहाँ आएंगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो आपको इसमें सिर्फ मैं एक बात बता रहा हूं, जैसे कि लॉस ऑफ स्टॉक ये हो रहा है, बाय फायर हो रहा है, ठीक है, या बाय थेफ्ट हो रहा है, तो इसको आपको याद रखना है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर है भले, या फिर बाय थेफ्ट है। तो ये आपको क्या करना होता है बेटा, इसमें माइनस हो रखा होता है ऑलरेडी, और इसका कोई क्लेम होता है, तो इसका जो क्लेम होगा उसको क्या करेंगे, देखिए अब सुनो। नेट प्रॉफिट लेट से कितने का था, 1,50,000 रुपए का। आपने इसमें ऐड कर दिया टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, आपने इसमें टैक्स ऐड कर दिया बेटा 50,000 रुपए। तो ये जो निकला होता है, ये निकला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। भाई टैक्स से पहले कितना था आपका, था ये 2 लाख रुपए। और अगर आप नाम पढ़ोगे ना इस पूरे का, तो लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो पहले बिफोर टैक्स लेके आओ उसको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को इसके बाद डिस्कस करना। कई लोग ये कहते हैं कि जो आपकी कुछ ये जो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है ना, जिन्हें हमने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो बोलते हैं हमने, उनको भी यहाँ पर आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि वो भी क्या है आपके भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है। मैंने कहा वो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसे नॉन कैश में दिखा लूंगा। अगर आप तो थोड़ा सा समझ पा रहे हो तो नॉन कैश आपने आगे पढ़ना है, बट अभी सिंपल है, मेरे को यही लेना, मैं यही लूंगा। अब सिंपल समझना, अगर कोई लॉस हुआ होगा, मान लो 50,000 का कोई लॉस हुआ, 50,000 का आपका स्टॉक चोरी हो गया, तो आपने क्या करा होगा, पीएनएल में माइनस करा होगा उसको, आपने पीएनएल में डेबिट साइड उसको चार्ज करा होगा। बट सिंपल है भाई, वहां यहाँ वो क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, तो उससे हमारा कोई धंधा नहीं है। आपका धंधे में पूरा प्रॉफिट होता कितना वो बताओ। तो हमने कहा सुनो, 50,000 रुपए मान लो हमारा लॉस हो गया था, 50,000 रुपए हमारा लॉस हो गया था, तो आपने इसको वहां पर क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो ये काम करो, यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस को प्लस करो, तो कितना प्लस कर दिया आपने, 50,000। और मान लो अगर यहां पर कोई आपकी 20,000 रुपए का क्लेम मिला हुआ है आपको, क्या मिला हुआ है आपको, क्लेम 20,000 का, तो यहां पर बेटा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम को माइनस करना पड़ेगा कितना, 20,000 रुपए। तो दैट मींस कि अल्टीमेटली आप 30,000 का इफेक्ट वहां भी दिखा के आए हो, और अल्टीमेटली आप 30,000 का इफेक्ट यहाँ पर हटा रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2.5 लाख, और 2.5 लाख में से 20,000 माइनस करा तो 2,30,000। मैंने कहा था ना 30,000 रुपए आपने चार्ज कर रखा था, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, उसको माइनस कर दिया। दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट, जो कि आपको मैं बता दूंगा इलस्ट्रेशन में भी। तो यहाँ पर अभी मैंने 3 बातें क्लियर कर ली कि व्हाट इज नेट प्रॉफिट, व्हाट इज नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बता दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बता दिया, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसका, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ट्रीटमेंट ऑफ टैक्सेशन, वो भी बता दिया मैंने। चौथी चीज के लिए जो मैं उत्सुक हूं पार्ट डी के लिए, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड वो पर मैं बात करूंगा। बट पहले मैं इसके 2-3 एग्जांपल्स दिखाना चाहता हूं आपको। आओ इलस्ट्रेशन पे शिफ्ट होते हैं।
बच्चों इसका पहले डी पोर्शन जो मैं बता रहा था अभी आपको, वो प्रोविजन प्रपोज डिविडेंड का, वो भी कर लेते हैं, क्योंकि क्या रहेगा ना, फिर हम अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं काफी हाई लेवल तक। ठीक है, हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तक काफी अच्छे से डिफेंड कर सकते हैं, उसके बाद ज्यादा कुछ बचता नहीं है। तो अब आ जाओ यहाँ पर, तो डी क्या है यहाँ पर, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड, देखो सबसे पहले आपको क्या बताया जाएगा, अगेन 2020 और 2021 आपको प्रपोज डिविडेंड का बैलेंस बता देंगे क्वेश्चन में, और आपसे बोलेंगे कि ये था लेट से 2 लाख और ये है 2,50,000। आपसे कहेंगे ट्रीटमेंट बताओ। देखो प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड कहाँ का पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, ये बात आप मेरे संग मानते हैं। डिविडेंड पे करना भले ही फाइनेंसिंग कंपनी है या भले ही नॉन फाइनेंसिंग कंपनी है, किसका पार्ट है बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। पक्की बात है, एग्री करते हैं, अभी बात कर चुके हैं हम बेसिक्स में। जब ये बात हम कर चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि इसका इफेक्ट कहाँ आना चाहिए, फाइनेंसिंग में। बट आपको नहीं लगता कि जिसने डिविडेंड बांटा होगा उसने बेटा डिविजिबल प्रॉफिट को ऑलरेडी नेट प्रॉफिट से माइनस कर लिया होगा। पक्की बात है ना, इस पूरे साल में जो भी डिविडेंड जहां भी बटा, तो अब आपका जो ये नेट प्रॉफिट आया था, इसमें से ऑल्सो इन्होंने माइनस कर लिया होगा ये प्रपोज डिविडेंड का पार्ट, जो इन्होंने क्या कर दिया होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, और यहां पर लिखा दिया होगा अनडिवाइडेड नॉन डिविजिबल, लिख देता हूं मैं, सिंपल है वो प्रॉफिट, सिंपल, नॉन डिविजिबल में मैं नहीं डालना चाहता तुम्हें। यहां पर उन्होंने क्या लिख दिया होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड। पक्की बात है या नहीं, ये लिख के छोड़ दिया होगा इन्होंने, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड। बट अपने को कहां जाना होता है कि भाई कितना डिविडेंड, कितना प्रॉफिट था अपना। तो देखो टैक्सेशन वैक्सेशन के पार्ट से हम निपट चुके हैं, टैक्सेशन हमने कर लिया, अब हमें क्या करना है, डिविडेंड के पीछे भागना है। तो सिंपल है, यहां भी बच्चे रट्टा लगा लेते हैं, आपको रट्टा नहीं लगाना। आपको क्या करना है बेटा, सिंपल एक अकाउंट बनाना है डिविडेंड के नाम से, कि भाई प्रपोज डिविडेंड का मैं अकाउंट बना रहा हूं। ठीक है, और सिंपल आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, यहां पर आपका क्या था, बीडी कितना है आपका, 2 लाख रुपए। आपका सीडी कितना आएगा, क्या कहते हैं, यहाँ पर सीडी कितना आएगा आपका, 2.5 लाख रुपए। अब सिंपल आपसे जो मैं कहने वाला हूं वो ध्यान से सुनना, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए यहाँ पर। अब मैं इस अकाउंट को ना आपको टैली करके दिखाई नहीं रहा, मैं इस अकाउंट को आपको टैली करके दिखाई नहीं रहा। सिंपल मेरा मुद्दा क्या है, यहाँ पर आपको इस वाले को लेकर भागना है, क्योंकि जो लास्ट ईयर का प्रपोज था वो इस साल पेड हुआ होगा। क्योंकि जो लास्ट ईयर का प्रपोज था, पहले ना ये अकाउंटिंग अलग होती थी, आज से 2-3 साल पहले की बात करूं मुझसे आप, तो 2-3 साल पहले की अकाउंटिंग एज पर एएस अलग होती थी। बट अब एएस के अकॉर्डिंग ये चेंज को हमने इनकॉर्पोरेट करा है आपकी बुक्स में, और उसमें सिर्फ ये बोला गया है जो आपका लास्ट ईयर का प्रपोज था वो इस साल का पेड आउट होगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसी में खेलना है, और इसको क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो ऐड बैक करना है इसको, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इसको स्पेशली माइनस करके दिखाना है। ठीक है, तो आपको ओपनिंग वाले का क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो आपको प्लस करना है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको माइनस करके दिखाना है। ये प्रपोज डिविडेंड की कहानी थी। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया इंटीरियम डिविडेंड, सेम इंटीरियम डिविडेंड को आप ऑपरेटिंग से क्या करोगे, प्लस करोगे, और फाइनेंसिंग में क्या करोगे, माइनस करके दिखाओगे। दूसरी चीज इंटीरियम का क्लियर हो गया। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, तीसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है, दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड, जो क्वेश्चन आपसे छुपाएगा, क्वेश्चन छुपाएगा आपसे, आपसे क्वेश्चन बोलेगा, ये ऊपर की कहानी बोल देगा और आपसे बोलेगा कि भाई प्रेफरेंस शेयर्स थे हमारे पास 2020 में एज वेल एज 2021 में, मैं चेंज नहीं कर रहा, लेट्स से 10 लाख रुपए के थे, यहाँ भी 10 लाख के हैं, और आपने बोला ये परसेंटेज कितना है, तो मैंने बोला, मैंने आपको लिख के दिखा दिया बेटा ये परसेंटेज कितना है, तो मैंने कहा ये परसेंटेज है आपका 10%। तो आपको ये हिडनली मान लेना है कि ये हिडन इंफॉर्मेशन है, कि प्रेफरेंस शेयर्स को भी हमने क्या दिया होगा, डिविडेंड दिया होगा, तब जाके प्रपोज डिविडेंड इक्विटी वालों को पड़ा होगा। तो इसका कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए आपको ऑलरेडी माइनस करना है, सेम ओए से माइनस करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से ओए में सॉरी प्लस करना है, एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करना है। ये सारी बातें आपकी डिविडेंड को लेकर थी। अब मैं आ रहा हूं आपके संग क्वेश्चन डिस्कस करने, और अब आप देखना कि कितनी डीप लेवल की नॉलेज ली हमने, कि आप मेरे कराने से पहले सारे आंसर बताएंगे, इस चीज को याद रखना। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं, कहां से शुरू है पोर्शन, आ जाइए। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इससे पहले एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स के बारे में बस बताया हुआ है आपको, आपको चिंता नहीं माननी बेटा, इसमें क्या कोई कहानी है, नहीं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जितना मुझे पढ़ाना था मैं पढ़ा चुका हूं। आप बस मेरे साथ बने रहे, कि थोड़ा ना पेज नंबर जिन्होंने करा होगा, वैसे तो आई एम वेरी थैंकफुल टू
जिन्होंने भी करा था, बट थोड़ा सा ना आगे पीछे कर रखा है, कोई बात नहीं, अपना काम बन जाएगा। इलस्ट्रेशन 20 पे आओ, इलस्ट्रेशन 19, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो मैं ना यहाँ से भी उठा लूंगा चीजें, अब यहाँ से ध्यान से सुनना, मेरे को दिख रही है सारी चीजें। यहाँ आपने करा हुआ है, यहाँ सोल्यूशन है, मैं आपको सिर्फ CFOE का एक पार्ट बताने के लिए यहाँ पर रुका हुआ हूँ, ध्यान से सुनना। मैं ये मेरा ये पूरा क्वेश्चन, ऊपर भी कुछ चीजें दे रखी होगी, ऊपर से मेरे को कोई लेना देना है नहीं। यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस में एक चीज मुझे ये दिख रही है, क्या दे रखा है, वर्कमैन, ओ सॉरी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन के नीचे बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितना दे रखा है बेटा, 1,70,000, 1,10,000। कुछ बच्चे बिना सोचे समझे, वो जो ज्यादा होता है ना उसमें से अपना कम वाला घटा देते हैं, गलत करते हो आप लोग। आप सिंपल क्या करो बेटा, क्वेश्चन पेपर आपको खाना तो है नहीं घर आके, आप यहाँ पर लिख के चल लो कि ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, और हमेशा करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को घटाते हैं हम। तो यहाँ पर अभी के लिए तो सही है, बट हमेशा ये तुक्का मत करना, एग्जामिनर चेंज कर देता है कई बार, करंट इधर लिख देता है, प्रीवियस इधर लिख देता है, तो ये करना मत कभी भी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 1,70 में से 1,10 माइनस करना है, 60,000 रुपए आपका क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। चलो अच्छी बात है। क्या यहाँ पर जनरल रिजर्व का बैलेंस बढ़ रहा है? जी हाँ, 2,10 से कितना हो रहा है बेटा, 2,75, यानी कि 65,000 रुपए बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पर सिंपल, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आपने देखो 60,000 तो आपको मैंने बता दिया कैसे निकाला आपने, आपने 65,000 रुपए भी निकाल लिए। अब यहाँ पर एक और जो चीज मैं आपको कराने लाया हूं ना, वो सुनना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में आ जाता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। आपके कंपनी में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है कि भाई किसी को चोट लगी, किसी को कुछ हो गया, तो उसको आपको पे करना है। अब मान लीजिए आपकी कंपनी में डेली चोट लगती रहती है, क्या आपको फैक्ट्रीज एक्ट वाले आपको छोड़ेंगे नहीं बेटा, आपकी कंपनी में डेली चोट तो लगती नहीं। अब इसको यहीं मैं एडजस्ट कर रहा हूं, देखो, तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन कितने का था, 2.5 लाख का, अब पहले कितने का था, 2 लाख का, अब कितने का हो गया, 2.5 लाख का। तो ये भी आपने एक रिजर्व क्रिएट करा है, बट क्या कोई इसका क्लेम है? आपको क्लेम कुछ नहीं दे रखा, मुझे दिख नहीं रहा है, तो क्लेम छोड़ो, आपने 50,000 रुपए का यहां से भी घोटाला कर रखा है, मीन्स निकाल कर बना रखा है। ये सब, ये दो तो आपके फ्री रिजर्व में आ गए, ये आपका स्पेसिफिक रिजर्व था फॉर श्योर। ये कौन सा रिजर्व था आपका, स्पेसिफिक। आगे बात करते हैं डिविडेंड पेड। अब ध्यान से सुनना, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर 2021 का कितना था बेटा, 160, 2020 का कितना था, 80,000। मैंने आपसे क्या कहा, प्रीवियस ईयर वाले को सिर्फ प्रेफरेंस देंगे हम, किसको देंगे, प्रीवियस ईयर वाले को। तो OA में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इसको क्या करना होता है, ऐड बैक करना होता है। तो ये सारी चीजें ऐड हो रही है, तो ये देखो हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर ऐड करा है हमने। और फिर प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, बेटा ये गलत कर रहे हो, यहां से नहीं देखना आपको, आपने यहाँ देखना है 2020-21 का। आप अकाउंट बनाओगे, अकाउंट बना के देखना, हर बार देखना, तभी तो आपका हाथ सेट बैठ जाएगा ना। 1 लाख रुपए आपने यहाँ चार्ज करने हैं, यहाँ कितना चार्ज करना है बेटा, 1,50,000। तो सिंपल है, इसको आपने पे कर दिया होगा, तो कितना पे होकर के हो गया, 1 लाख। और यहाँ पर कितना चार्ज करा होगा आपने, 1,50,000, यही है ना आपका, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं दिखाना ये चाहता हूं कि यहाँ पर जो आपका प्रोविजन फॉर टैक्स आपने कितना माइनस करा है, 1.5 लाख रुपए आपने माइनस करा है। कौन सा वाला माइनस करा है बेटा आपने, ये वाला, सॉरी ऐड करा है आपने, ये ऐड करा है पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपए। बट अगर ये पूरा CFOA निकल के आ जाएगा ना, तो सबसे लास्ट में जाकर मैं पता है कितना माइनस करूंगा, चुपचाप 1 लाख रुपए, क्योंकि यही मैंने कैश में पे करा हुआ है, ये बात मेरी याद रखना, ठीक है। आगे क्वेश्चन में आओ बेटा। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा इलिस्ट्रेशन 20 का ये पूरा पूरा वो था, ठीक है, आगे पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाओ। तब भूल जाओ प्रपोज डिविडेंड, इंटीरियम डिविडेंड, सिर्फ अब जो मैं करा रहा हूं उस पर ध्यान रखो। ओके, एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन 15, कोई बात नहीं, जिस तरीके से दे रखा है अपना काम बन रहा है, अपने को इतना ध्यान नहीं देना कहां पढ़ना है, आपको ये सामने क्वेश्चंस लगे हुए हैं, बस उसी में से देखो आप लोग। 5 लाख से 8 लाख का हो गया, तो 3 लाख का तो मुझे दिख रहा है मेरा प्रॉफिट है। डिविडेंड पेबल कितना है बेटा, 30,000 रुपए। प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 21 कितना था, 3 लाख रुपए और 3,50,000 रुपए। प्रिपेयर द नोट टू शो द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये आप बना रहे हो। अब आपने क्या देखा कि बेटा 3 लाख का तो आपका क्या आ गया, सबसे पहले आपका नेट प्रॉफिट आ गया, कितने का आया है, 3 लाख का। कैसे, 8 लाख में से आपने 5 लाख माइनस करे, 3 लाख का आ गया। डिविडेंड पेबल, अब देखो यहां पर अगर आप ध्यान से सोचोगे, तो यहां पर इन्होंने 3 लाख रुपए को प्रेफरेंस दे रखी है। मैंने आपसे क्या बोला था कि लास्ट ईयर का जो प्रपोज है वो इस साल पे हो जाएगा, तो आपने इसको क्या कर देना है, 3 लाख को आपने ऐड करा, ये आपका 6 लाख रुपए पूरा का पूरा यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम यहाँ पर आपका खड़ा हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें, और आ जाओ, ये इलस्ट्रेशन 16 ये बहुत अच्छी है, ये ध्यान से देखना, इसमें सारी चीजें कवर होगी जो जो मैंने कराई है आपको। देखो सबसे पहले ये वाली चीज, 2.5 लाख से आप 4.5 लाख पे चले गए, 2.5 लाख से 4.5 लाख पे चले गए, तो 2 लाख का तो आपने नेट प्रॉफिट कमाया है, और कुछ भी मुझे दिख नहीं रहा है, कितने का, 2 लाख का। चलिए अच्छी बात है, लिखते चलो यहाँ 2 लाख। अभी मैं आपको स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन दिखा दूंगा, अभी तो मैं बस रफली कर रहा हूँ।
डिविडेंड पेबल 20,000 रुपए, होले होले करना है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीजों में कोई चेंज नहीं है, छोड़ दो। इन प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, बेटा देखो अभी के लिए मैं आपको सिंपल बता दूं, 2020-21 दे रखा है तो 20 का कितना है, 1.5 लाख रुपए। मैं 1.5 लाख को यहाँ ऐड जरूर कर रहा हूँ, बट मेरे हाथ कांप रहे हैं। भैया क्यों कांप रहे हैं आपके हाथ? मैंने कहा इसीलिए कांप रहे हैं क्योंकि मैं इक्विटी शेयर्स को तो दे रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर्स को मेरा ख्याल नहीं है। यह सही बात, क्योंकि इक्विटी से पहले हमेशा किसको पे करोगे आप? प्रेफरेंस को। तो यहाँ पर जो ये 10% वाले हैं प्रेफरेंस 5 लाख, तो यानी कि 50,000 रुपए आप इनको पहले पे करोगे, सबसे पहले इन्हीं को पे करोगे। फिर क्या है बेटा, इंटीरियम डिविडेंड 50,000 ऑन इक्विटी शेयर्स वाज पेड ऑन 31 मार्च 2020, तो बेटा 50,000 रुपए आपको ये भी इसमें ऐड करने पड़ेंगे। अब इनकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस देख लो, तब मैं सारी बातें करूंगा आपसे। देखो सबसे पहले 2 लाख का आपका प्रॉफिट दिखा रखा है इन्होंने, इंटीरियम डिविडेंड 50,000 रुपए, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स 50,000 रुपए कैसे निकाला होगा? 5 लाख का 10%। फिर डिविडेंड पेबल ड्यूरिंग द ईयर, प्रपोज डिविडेंड जो कितना था आपका 1.5 लाख रुपए, वो आपने पे कर दिया, कितना हो गया पूरा का पूरा? 4,50,000 रुपए। अब कुछ बच्चे पता क्या कह रहे होंगे कि भैया इस वाले डिविडेंड पेबल को भी आपने नहीं लिया, उस वाले को भी नहीं लिया। अरे डिविडेंड पेबल पे करोगे, यहाँ कर दिया है, ये 50,000 रुपए आपका पेड है, ये जो आपका 1.5 लाख है इसमें वो पेड है, पेबल की मेरी कोई गिनती नहीं है भाई। कैश ट्रांजैक्शन, मैं अभी सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं, पेबल का क्या करूं मैं पेड की बात करूंगा। तो डिविडेंड पेबल बैलेंस शीट में जो दे रखा है उसे छोड़ दो, मैं उसको कंसीडर नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। ओके, इलस्ट्रेशन 70। ओके, एसपीएल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, तो ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे। अब यहां पर कई बच्चे गलती क्या करेंगे, 5,40 में से सीधा 2 करेंगे और 3,40 का प्रॉफिट दिखा देंगे, गलत। बेटा आप ध्यान से समझो, मैथमेटिकली होता क्या है, 5,40 इसमें से माइनस करना है आपको 2 लाख, और 2 लाख ऑलरेडी नेगेटिव है, 2 लाख ऑलरेडी नेगेटिव है। तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, आप और आपका आंसर हो जाएगा 7,40,000। अब जरा दिखा दो आपको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, सिंपल वही करके 7,40,000 करके इन्होंने दिखा रखा है। अब यहां पर आ जाओ, आपका प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर 31 मार्च 2021 गलत है मेरे लिए, तो मेरे लिए ये सही है। तो क्या 2 10 को मैंने ऐड करा हुआ है? जी हाँ, 2 10 को मैंने ऐड करा हुआ है। ट्रांसफर टू, अच्छा डब्ल्यूसीआर बनाया आपने 1.5 लाख का, ऐड कर दो। प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द करंट ईयर, ठीक है, ये चार्ज किया होगा ना, पीएनएल में दिखाया होगा, तो 2,30 इसको ऐड कर दिया, 13,30,000 रुपए, ठीक है। ओके, अब आ जाओ आप, आपको आना चाहिए इलस्ट्रेशन 18 पे, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग दे रखा है, तो 6,72 में से आपको 2 लाख माइनस करने हैं, तो 4,72 आपको दिखेगा। ट्रांसफर टू डीआरआर, डीआरआर में डाल रहे हो, आएगा इसमें भाई। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2020 का, ये अच्छा दे रखा भाई इन्होंने, भाई क्लोजिंग दे ही नहीं रखा, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। इंटीरियम डिविडेंड ऐड, ये भी ऐड होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये क्या करोगे आप इसको, आप अब बनाना पड़ेगा अकाउंट, अब बताओ आपको बनाना पड़ेगा अकाउंट? बिल्कुल नहीं बेटा, इसको ऐड करो। ये देखो इनकम टैक्स पेड, बैंक की ट्रांजैक्शन बता रखी है, तो इसको ऐड करो, इसको माइनस करो। सिंपल, आ जाओ यहाँ देख लो, डीआरआर का बैलेंस ऐड कर दिया, डिविडेंड पेड ऐड कर दिया, इंटीरियम डिविडेंड ऐड कर दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर दिया, सारी चीज ऐड कर दी। एक चीज मिसिंग करिए क्या यहाँ पर? नहीं नहीं नहीं, कोई भी चीज मिसिंग, डीआरआर ले आए ना, हाँ, तो डीआरआर बनाया, जितनी भी चीज आपने बनाई 11,96,000 का आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गया, ठीक है। आगे आ जाइए, क्वेश्चंस करते हैं। ओके, अभी भी यही सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं, इलस्ट्रेशन 19। आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशन जब भी इसके क्वेश्चंस की पढ़ने की ना एक स्ट्रेटेजी होती है, पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और उसमें जो जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करते चलो कि भाई मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा कुछ भी काम का नहीं है, सबसे पहले मेरा काम आएगा यहाँ से शुरू। तो 170 में से 1 लाख, वही ये वाला क्वेश्चन है ये जो अभी हम कर रहे थे, तो 60,000 रुपए 65,000 रुपए ये मैं करा चुका हूँ, तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 20 अलग से दे रखी है, और इलस्ट्रेशन 20 इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्यों है मैं वो भी बता देता हूँ। रिफंड, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, 3 चीजें मैं हाईलाइट कर देता हूँ जो मुझे दिख रही है, रिफंड ऑफ टैक्स, ये दिस एंड दिस। अब ध्यान से देखना है इसमें, सबसे पहले प्रोविजन के लिए, चलिए ये जो 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी, ये रिफंड ऑफ टैक्स, इन तीनों चीजों का मैं ट्रीटमेंट दिखा देता हूँ। इलस्ट्रेशन 20 ये वाली है। सबसे पहले 1,18,000 में से मुझे माइनस करना पड़ेगा बेटा पूरा कितना, 50,000 रुपए, पक्की बात है, 1,18 में से मुझे 50 माइनस करना पड़ेगा। फिर डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, बेटा ऐड कर दूंगा मैं इसको, ठीक है, ऐड करूंगा। इंटीरियम डिविडेंड मैं ऐड करूंगा, ट्रांसफर टू रिजर्व मैं ऐड करूंगा, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, ये आपने करंट ईयर का बनाया है, ऐड करो बेटा इसको, ठीक है। अब ये याद रखना, करंट ईयर का हमेशा पेड हो जाता है, बट अभी यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा, बाद में बात करता हूँ, एक इसकी बात करता हूँ तुम्हारे साथ, टेंशन ना लो, करता हूँ मैं बात। रिफंड ऑफ टैक्स, लॉस ऑफ इन्वेंट्री, भैया पहले इसकी बात करो मेरे साथ। देखो आपका ना सबसे पहले नेट प्रॉफिट छानो आप, तो आपने क्या करा, 1,18,000 में से आपने 50,000 माइनस कर लिए, ये आपका नेट प्रॉफिट आया था, ठीक है, इस साल का जो आपको दिखाना था, ये आ गया आपका। फिर आपने क्या दिखाया इसमें, ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है, 50,000 रुपए।
कि आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चल रहा है अभी भी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब बिफोर टैक्स के लिए प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर कितना दिखा रखा आपने, 75,000 रुपए, आपने इस साल बनाया है, ये इस साल आपने बनाया है, करंट ईयर का है, तो इसको तो आपको ऐड बैक ही करना पड़ता है ना। तो आपको क्या करना है, इसको अभी के लिए ऐड कर दो 75,000 रुपए। रिफंड ऑफ टैक्स को मैं लास्ट में बात कर लूंगा, क्योंकि और कोई मेरे को टैक्स की क्या ट्रांजेक्शन नहीं दे रखी, नहीं और कुछ नहीं दे रखी, तो मैं बाद में इसको रिफंड ऑफ टैक्स को भी मैं माइनस कर लूंगा या ऐड करूंगा, वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको सेट ऑफ करते समय। बट अभी जो मुझे दिखाना है ना, ये 3 चीजें हो गई मेरी। अब मेरे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को रिकॉर्ड करना है। तो अब देखो, अब एक मुद्दा ये कहता है कि सबसे पहले इस लॉस वाली आइटम को तो मैं क्या करूं, ऐड बैक करूं, कि भैया मैंने माइनस कर दिया था, और इस इंश्योरेंस क्लेम को जो वहां मैंने माइनस करा था, प्लस करा हुआ था, इसको माइनस करो। तो अल्टीमेटली 50,000 रुपए का मैं ट्रांजेक्शन इफेक्ट करवाऊंगा। अब आप देख लो, 1,18,000 में से 50,000, 68,000 डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, 36,000, ये ऊपर की बातें थी सारी, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांसफर टू रिजर्व 50,000 रुपए। प्रॉफिट फॉर द टैक्स करंट ईयर का आपने क्या करा, कर दिया, लेस कराया आपने, रिफंड ऑफ टैक्स आपने माइनस कर लिया। आगे बात सुनो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड एज एक्सपेंस 1,00,000 रुपए आपने क्या करा है, ऐड करा है, माइनस कितना करा है आपने, 50,000 रुपए। तो अल्टीमेटली जो 50,000 का इफेक्ट आपने वहां माइनस करा होगा, देखो वहां पर का सिंपल पीएनएल अकाउंट बनाता हूं मैं, 1,00,000 रुपए आपने यहाँ पर डेबिट करा होगा, यहाँ पर आपने 0.50 लाख यानी कि सिंपल, यहाँ पर आपने क्या करा होगा, 50,000 रुपए आपने क्या करा होगा, दिखाया होगा क्रेडिट साइड। तो अल्टीमेटली 50,000 का लॉस आपने डेबिट करा हुआ है, तो सीधा 50,000 को यहाँ पर कम कर दो। आपने 50,000 को वहां पर क्या कर रखा है, लॉस दिखा रखा है ना अल्टीमेटली। तो यहाँ पर 50,000 का लॉस कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपने वहां पर प्रॉफिट को अननेसेसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की वजह से कम कर लिया। तो यहाँ पर आप 50,000 रुपए बढ़ा रहे हो, अल्टीमेटली देख लो इफेक्ट 50,000 रुपए बढ़ा हुआ आ रहा होगा। और रिफंड ऑफ टैक्स को आपने क्या करा है, 1,500 रुपए को माइनस करा है। भैया टैक्स पेड है नहीं, तो वो बात की बात करेंगे, क्योंकि वो आगे के टॉपिक्स हैं। जो मैंने माइनस वाला बताया ना, वो आगे आएगा आपको, जिसका मैं एक क्वेश्चन में अभी आपको दिखाने के मूड में तो हूँ। अच्छा, एक ये भी देख लीजिए, इलस्ट्रेशन 21, यहाँ पर ट्रांसफर टू रिजर्व ये सब तो आप कर लोगे। एक पॉइंट आपको दिखेगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का, तो ये जितने भी ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है ना, इनको क्या करना वो देखो, वही मान लो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ये क्या करा होगा, 50,000 आपने वहां पर क्या कर रखे होंगे, माइनस, यहाँ पर ऐड करो। तो 50,000 को यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको, ऐड करें या नहीं करें, ऐड करें या नहीं करें, ये देखिए आपने ऐड करें, ठीक है। और बाकी लॉस ऑफ होगा कुछ ना, लॉस ऑफ इन्वेंटरी टू द फायर 2,00,000 रुपए, इंश्योरेंस क्लेम 1,00,000 रुपए। तो 2,00,000 रुपए तो अभी आपने यहाँ दिखा दिए, 1,00,000 रुपए की रिकवरी दिखा दी, अल्टीमेटली 1,00,000 रुपए का लॉस आप एड बैक कर रहे हो, क्योंकि 1,00,000 का लॉस आपने वहां पर दिखा रखा था, या फिर प्रॉफिट 1,00,000 का कम दिखाया था। तो यहाँ पर आप 1,00,000 के लॉस को या फिर प्रॉफिट को, लॉस को आप क्या कर रहे हो, हटा रहे हो, प्रॉफिट को आप क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, खत्म कहानी, एक ही बात है दोनों का। अब सिंपल, अब यहाँ पर जो एक और चीज दिखानी थी वो आपको मैंने दिखा दी, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस का भी दिखा दिया, और दूसरा मैंने आपको दिखा दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मैंने यही दो चीज मुझे अक्सर दिखती है, या तो आपको दिखेगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर आपको दिखेगा लॉस। तो ये जो लॉस ऑफ इन्वेंटरी दिखती है ना, ये दो चीजें दिखेगी। ओके, इसके बाद जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसमें कुछ भी ऐसा पोर्शन नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा पोर्शन नहीं है। अब ना यहाँ से के इसके बाद मेरी अलग कहानी शुरू हो जाएगी। अलग कहानी का मेरा मतलब है कि अब मेरे को ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक जाना पड़ेगा। अब ये जितने भी एक्सपेंसेस थे, डेबिट करे, प्रपोज डिविडेंड करी, यहां से मैं क्या निकाल के ले आया करूंगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब फिर मैं नॉन कैश या फिर नॉन ऑपरेटिंग को एडजस्ट करूंगा। बट जितने भी आपकी मैंने अभी चीजें बताई, वहां से मेरा अभी रूल फर्स्ट क्लियर होता है। आ जाइए, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जितनी भी हमने बातें करी बेटा, इससे ना हमारा पॉइंट फर्स्ट क्लियर हो रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था कि कौन सा वाला है हमारा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में हमारा सबसे पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी का सबसे पहला पार्ट। और मैं आपको अभी अपने नोट्स में भी ले चलूं, तो अभी मैं कहां तक पहुंचा हूं मैं वो दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, सिर्फ ये निकालना सीखा है मैंने अभी, सिर्फ और सिर्फ मैंने ये सीखा है। ये सारी चीजें मेरी अगली क्लास का पार्ट बनेगी, ये सारी चीजें मेरी अगले सेशंस का पार्ट बनेगी। बट अगर आपका ये बात मान लीजिए यही गलत आ गया, तो सब कुछ गलत है। आपका अगर यही गलत आ गया तो सब कुछ गलत है। अभी मैंने आपको क्या सिखाया, आपको नेट प्रॉफिट निकालना सिखाया मैंने, कि नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हो। कोई चीज अगर आपने रिजर्व में ट्रांसफर करी है तो उसको एड बैक करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ सारी कहानी। कोई चीज अगर आपने रिजर्व में डाल दी तो उसको एड बैक करना है। आपको टैक्सेशन को इफेक्ट को देखना है, टैक्सेशन का इफेक्ट मैंने आपको पूरा पूरा क्लियर कर दिया है। प्रपोज डिविडेंड के इफेक्ट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। आपको मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में दो चीजें बता दी, कि या तो लॉस होगा या प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस होगा, जो कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से भी आपको दिया जा रहा है। तो उनको भी आपको क्या करना है, एड बैक करना है। आपको इतनी चीजें बता के, ये जो मैंने बताया है ना, ये प्योरिफाइज्ड फॉर्म है। मतलब प्योरिफाइज्ड फॉर्म मतलब कि एकदम प्योर फॉर्म है नेट प्रॉफिट की, कि भाई नेट प्रॉफिट कमाया कितना था। आपने सारी चीजें कर कर
पूरा धंधे का काम कर कर, हर चीज कर कर, सारी इनकम्स को कर कर आपने कितना काम कमाया था, कितना पैसा कमाया था। क्योंकि अगर आप अभी थॉट प्रोसेस देखोगे ना पूरी की पूरी, तो मैंने सिर्फ कुछ नहीं निकाला, मैंने सिर्फ एक प्योर नेट प्रॉफिट निकाला। किसी को पैसे टैक्सेशन में देने से पहले, किसी को पैसे डिविज एज अ प्रॉफिट देने से पहले, किसी को पैसे एज अ डिविडेंड देने से पहले, इन सबसे पहले के जो मेरे प्रॉफिट्स है ना, सिर्फ और सिर्फ मैंने वो निकाले हैं। भैया क्या इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव भी यहाँ पर राइट ऑफ होगा? मैंने कहा देखो वो होगा, वो होगा, पक्की बात है होगा, बट वो यहाँ नहीं होगा। वो पता है कहाँ पर होगा? वो मेरा नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या इनकम में मैं बात करूंगा, जो कि मेरा यहाँ वाले टॉपिक है। ये देखो, आइटम्स टू बी एडेड एंड आइटम्स टू बी डिडक्टेड, और इसमें मैं दिखा भी देता हूँ इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट पेड दिखा दो भाई, इंटरेस्ट ऑन बैंक ड्राफ्ट और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। तो ये मेरा अगले सेशन का पार्ट है। अभी बस मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने प्योरिफाइड फॉर्म, जो एकदम प्योर फॉर्म होती है ना नेट प्रॉफिट की, वो निकाल के देखी कि भाई बिफोर टैक्स, बिफोर डिविजिबल प्रॉफिट, बिफोर दीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मेरे पास कितना पैसा था। अब उस पैसे को मैं एकदम छानूंगा। अभी मैंने एक फिल्टर लगाया है लेट से, अब मैं दूसरा फिल्टर पता क्या लगाऊंगा? दूसरा फिल्टर मैं ये लगाऊंगा कि सिर्फ मैं अगर धंधा करता, मैं गुडविल नहीं मानता, मैं डेप्रिसिएशन नहीं मानता, मैं इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं मानता, मैं फाइनेंस कॉस्ट नहीं मानता, मैं लॉस और गेन सेल ऑन सेल ऑफ मशीनरी बिल्डिंग ये सब नहीं कंसिडर करता, तो मेरा क्या हाल होता? बिल्कुल प्रैक्टिकल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा, जो एकदम कहते हैं ना एकदम धंधा करा बेका, मतलब माल खरीदा बेका, कितना धंधा हो रहा है वो बताओ, कोई एक्सपेंस को कंसिडर नहीं करता, तो वो कितना निकालूंगा मैं? तो वो निकालने की पूरी प्रोसेस को कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो अगली क्लासेस में हम ये सारी चीजें करेंगे। इलिस्ट्रेशन 20 कहां तक मैं बता रहा था मैं आपको, इलिस्ट्रेशन 20 तक। प्लीज बेटा जो लास्ट इलिस्ट्रेशन कराई है मैंने, यहाँ तक आप बिल्कुल करके सेटल रहेंगे। मैं आपको बता ही देता हूँ कि कहां तक है, वरना तुम लोग बिल्कुल होमवर्क नहीं करोगे, आई नो वेरी वेल। आपको इलिस्ट्रेशन इलिस्ट्रेशन जो लास्ट कराई गई है दैट इज 21। तो 21 तक बेटा लास्ट आप करके रखेंगे, इससे आगे हम और मैं आप साथ करेंगे। मैं बीच में कोई भी इलिस्ट्रेशन स्किप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि किसी ना किसी में बहुत गहरा कॉन्सेप्ट छुपा होता है। तो आप यहाँ तक लगे रहेंगे। अगले सेशन में हम इस सीएफएस को एंड कर देंगे। बेसिकली 3 साढ़े 3 घंटे का सेशन होगा, 1.5 घंटे का ये हो गया, अगला 1.5 घंटे का हो सकता है, पर इसमें हम सारे इलिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। ये बात आप मान लो, क्योंकि मैंने सेशन स्टार्ट करने से पहले कह दिया था, दिस इज नॉट एज अ फास्ट ट्रैक बैच, मैं वैसे नहीं पढ़ा रहा हूँ ये वाला चैप्टर बस, क्योंकि ये थोड़ा ना टाइम टेकिंग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय।